मैंने उन्हें कहा कि अगर आपका बेटा हो और वो क्रोम में जा रहा हो और उसका फर्गसन हो जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? तो उन्होंने फॉरेन असिस्टेंट मैनेजर की तरफ देखा। असिस्टेंट मैनेजर ने मुझे कहा, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस क्वेश्चन। पॉडकास्ट में आपने अपनी ही फर्म के पार्टनर से सवाल पूछे, तो आपने फिर उस दिन बदला तो लिया होगा। आपने ये सवाल पूछा होगा कि अगर आपको फर्गुसन में हो जाता या आपको बिग फोर बुला लेते। फिर उसके बाद फाइनल पे मेरी शादी हो गई, उस वक्त मेरे पेपर रहते थे। बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं अपनी मिसेज का नाम ना लूँ, नाइंसाफ़ी भी होगी, लड़ाई भी होगी। एक एक शौहर अपनी बेगम के शूज के लिए मिसाइलों के बीच में से गुजरता हुआ जाके और शूज क्यों नहीं लेके आया? तो एक ऐसा वक्त भी आ गया जब खाने पीने के लिए खतरा मोल लेना भी कोई मामूली बात बनी। कितना टैक्स पढ़ाना है? सारे टैक्स की टीचर्स को खा जाना है, मतलब किसी और को सांस लेने दें। आप तो मतलब सुबह शाम रात, मतलब वही आपने सही कहा, 10 साल में आपने 300 दफा पढ़ाया, मुझे तो लग रहा है आपने 500 दफा पढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंट्रोडक्शन दो तरीके से करूँगा। समटाइम कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम जहन में आते ही उनके सब्जेक्ट्स जहन में आना शुरू हो जाते हैं, बट समटाइम रिवर्स होता है। आप एक सब्जेक्ट को सोचते हैं और आपके जहन में टीचर आता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के, जब मैं टेक्स्ट बोलूँगा तो आपके जहन में जो साहब सबसे पहले आएंगे, नंबर वन। नंबर टू, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस टाइम पे सीए के जितने भी लोग हैं उनकी पॉजिटिविटी लोगों में फैला रहे हैं, और थ्रू आउट इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो सक्सेसफुल फेस है वो आने वाले स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। तो वी वेलकम सर अली इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी है, मगरचे मैं ये समझता हूँ कि जो लेजेंड का वर्ड है उसके क्राइटेरिया पे तो शायद मैं ना पूरा उतर सकूं, लेकिन लेजेंड्स की कंपनी से विजडम बहुत सीखने में मिला है सर। नहीं, ये माशाल्लाह मीट द लेजेंड एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और आप जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो शायद मेरी लाइफ का ये पहला और शायद आखिरी पॉडकास्ट हो जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मिजाज चाहिए, एक बड़ा आस्किंग माइंड चाहिए और चीज़ों को कनेक्ट करना। तो आपको पता है ये वाली चीज़ें ज़रा हमारी थोड़ी कमज़ोर होती है। तो थोड़ा सा जिस तरह से पॉडकास्ट का तरीका है, अब ज़ाहिर है जो हमारे नाजरीन हैं वो थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि वो एक रवायती तरीके से हटके हो रहा होगा। तो और इसीलिए जो है ना, आपको फिर हमने कहा कि सर आप ऑफिस में आएँ, ज़रा एक डिफरेंट सेटअप के साथ करते हैं, क्योंकि सारे पॉडकास्ट का एक ख़ास तरह का एक व्यू चल रहा है। तो ये पॉडकास्ट जिसमें होस्ट का इंटरव्यू लिया जा रहा है या होस्ट का पॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आज ज़रा माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है, हो सकता है व्यूअर्स बहुत ज़्यादा उसको लाइक करें या ना करें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आना चाहिए, जिसमें जो है ना होस्ट वो मेहमान बन जाता है अचानक से। सर अपने जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको यही बताना चाहूँगा कि आज सर जेन्युइनली होस्ट है, और सर के ही ऑफिस में ये पॉडकास्ट हो रही है। और सर खुद भी एक्साइटेड नज़र आए जब मैं आया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यानी आप मेज़बान होते हैं और जब आप मेहमान बनते हैं और आप मेज़बानी की वाम्थ देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि ये बंदा वाकई आज की पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड है। मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो अली इमरान आज एक सक्सेसफुल टीचर है, एक ऐसा शख्स है जिसको सीए की फील्ड में सारे लोग जानते हैं, और मैं नहीं समझता कि आपने किस मतलब जिन जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट किए वो ऐसे लोग हैं जिनको इजीली अप्रोच किया जा सकता है। तो माशाल्लाह आज आप जिस तरह से कनेक्टेड हैं और जो आपका सफ़र है, हम कहानी को काफ़ी पीछे लेके जाते हैं। 45 साल पीछे चलते हैं, जब आप 7-8 साल के थे। जब मेरी अम्मी अबू की शादी नहीं हुई अच्छा थी। नहीं जी, मैं शायद जो है ना वो आपकी एज बढ़ाने में नाकाम रहा। चले ठीक है, तो 25-30 साल पीछे का सफ़र कर लेते हैं। फोर्थ क्लास में एक अली इमरान मौजूद है, तो क्या वो ये सोचता है कि मैंने टीचर बनना है? असल में सर फैमिली हम लोग की ना, मैं शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम लोग जो हैं वो बिज़नेस ही सोचते हैं। बचपन से एक चीज़ ज़हन में थी कि शायद मैं बिज़नेस ही करूँगा। मैट्रिक तक तो मैं बचपने में ही था, और मैं आज मैट्रिक का बच्चा देखता तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार इन लोगों को इतनी आगे तक कैसे पता है। मुझे मैट्रिक तक ये पता था कि यार अच्छा क्लासेस पढ़नी है, स्कूल जाना है, स्कूल के बाद पारा पढ़ने जाना होता है, उसके बाद ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन के बाद आगे खेलना होता है, और एक सिंपल सी ज़िंदगी थी, ऐसे ही गुजर रही थी। क्लास 9-10 में पहली बार इस तरह से एकेडमीज़ में गए, तो वहाँ पर कुछ दोस्तियाँ हुई, तो फिर एक ये शौक़ डेवलप हुआ कि अच्छा आप शवारमा खा सकते हैं अपने पैसे जमा करके, एंटरटेनमेंट कुछ खाने पीने की हो सकती है, सैटरडे संडेज़ को क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी। टीचिंग तो दूर दूर तक नहीं था। मतलब शायद मुझे मैं वो वाला बच्चा नहीं हूँ जिसने बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले से कोई बहुत अच्छा प्लान किया और वो यहाँ तक पहुँचे। कुछ प्लान नहीं था, बस ये था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, और शायद बहुत एंड तक, सीए के भी एंड तक मेरे दिन में यही था कि मैं बिज़नेस करूँगा।
ठीक है, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि बचपन से ही बिजनेस माइंडेड थे। तो फिर क्लास में आपने को अच्छी पोजीशन लेने की कभी कोई कोशिश नहीं की होगी? वो आप वो बच्चे तो नहीं थे जो पीछे जहाज़ उड़ाते हैं और आगे वाले बच्चों को तंग करते हैं, या थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मैं अच्छा पढ़ता था। अच्छा। मैं 1 2 3 पहले 3 पोजीशंस आती थी हमारी क्लास में। ऐसे बच्चे होते थे जो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन था। और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। अच्छा कंपटीशन था, एक दूसरे के साथ हम compete करते थे। और क्या कहते हैं, वो उसमें हम भी पढ़े हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं फील हुआ कि मतलब मैं कोई नालायक बच्चा था या पढ़ने वाला नहीं था। अच्छा बच्चा था। जितना क्लास में जिस तरह के लोग थे उनमें मैं हमेशा पोजीशन होल्डर ही रहा। और अच्छा चला अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब 9th 10th में एकेडमी में चला गया तो वहाँ पे कंपटीशन उससे भी ज़्यादा था। लेकिन मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहा। लाइक मैट्रिक में मेरे कोई 80% के करीब मार्क्स थे। और फिर उसके बाद मैंने, हमारे ना घर के पास एक एकेडमी होती थी, उसके टीचर हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, मुझे आज भी याद है, गिल साहब। तो उन्होंने, आबिद गिल उनका नाम था, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे एफएससी को। उनसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार आप एफएससी तो करो ना, उसके बाद देखना क्या करना है। तो हमें कुछ भी नहीं पता था, बस यही पता था कि यार अब गिल साहब ने कहा है ये बहुत अच्छे टीचर हैं, एफएससी करना चाहिए, तो एफएससी कर ली। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ भी प्लान्ड ऐसे था ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इस तरह क्लैरिटी ऑफ गोल्स क्या होती है ये आज समझ आती है, आज लोगों को देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरा मेरा ख्याल है कि मेरा इस चीज़ पे बिलीव ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि अल्लाह ताला खुद ही से रास्ते बना देता है और इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हाँ, नहीं माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने। वाकई अल्लाह का करम तो थ्रू आउट होता है। इंसान कोशिश करता है और कई दफ़ा कोशिश वाले को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही होती, लेकिन हमें ज़ाहिर है कोशिश करने का हुक्म है। तो आपने कोशिश की। अब आपने कहा मैं क्लास के अच्छे बच्चों में होता था, और ये अच्छे बच्चे की भी ना दो तरह की डेफिनेशन होती है। एक होता है कि बड़ा जीनियस किस्म का बच्चा होता है, बैठे बैठे ना वो थोड़ा सा सबक देखा फ़ौरन से याद हो गया। और एक अच्छा बच्चा वो होता है जो कहता है टीचर ने अगर 10 दफ़ा दोहराने का कहा है तो मैंने 10 दफ़ा दोहराना है। आप कौन से वाले अच्छे बच्चे थे, मेहनत वाले या बस? नहीं, मैं बहुत जीनियस नहीं था ना। मैं वो वाला अच्छा बच्चा था कि बहुत जिसको कहते हैं कि बात को पिक कर लेना, या जैसे ऑफ द कैमरा भी थोड़ी सी फिजिक्स की बात हुई, तो मैंने कभी फिजिक्स को ऐसे नहीं पढ़ा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मुझे ये पता था कि ये टीचर ने कहा ये पढ़ना है और इसका कल टेस्ट है, मैं इसको याद कर लेना, याद करेंगे तो पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो हम अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, जो एक टिपिकल सोच होती है। मैं समझता हूँ ये गलती है, बट मुझे नहीं मैं उस वक्त इतना मेरा माइंड ग्रूम्ड नहीं था कि मैं ये असेस कर सकता नहीं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और मैं उसको रिलेट कर पाता कि सूरज ज़मीन को अट्रैक्ट करता है, ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही ग्रेविटी है, इस तरह की चीज़ें नहीं। मुझे ये पता था कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, कि जी की ये वैल्यू होती है, ये ऐसे फॉर्मूले में पुट करें तो ऐसे निकलती है, वो याद किया बता। चलो, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। हम एम ही परेशान रहे, साइन थीटा ऐसे क्या होता है, उसके नीचे टेन थीटा करें तो पता नहीं क्या होता है। लेकिन बाकी क्यों, मतलब बहुत कुछ पढ़ रहे होते थे और खामखा थक रहे होते थे। तो मैंने आपको देखा, आपने जो करना था फोकस के साथ वो किया और उसके अंदर गहराई में उतर गए। 10 चीज़ों को समझने के बजाय एक चीज़ को समझ के और उसको बहुत ही ज़्यादा समझ डाला। बस मुझे लगता है कि शायद जैसे मेरी अपने बच्चों के हवाले से ये ख्वाहिश है कि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि मेरे बच्चा किस चीज़ में एक्सेल कर सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाने की बजाय उसे उसमें एक्सपर्ट कर दूं। अगर मुझे पता चले कि मेरा बेटा स्विमिंग करता है तो कोई बात नहीं, अगर उसका ग्रेड स्टडी में सी भी आ जाए तो मसला नहीं, लेकिन वो स्विमिंग में उसे नंबर 1 होना चाहिए। तो वो एक काम करे और वो एक्सेप्शनली अच्छा कर ले, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत दुनिया में इतनी ज़्यादा रूम है, आप सब नहीं सीख सकते। तो मैटर ये करता है कि जो आप जिसमें एक्सपर्ट हैं उसमें फिर आप सेकंड टू नन होने चाहिए। आपको पता होगा यार ये इसमें मैं नंबर 1 हूँ, या आप कम से कम कम्पीट करें तो आप दुनिया के नंबर 1 के साथ कर रहे हो। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप एड्रेस कर रहे हैं सीए के 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को। बड़े कम लोग होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और सीए में एक जुमला कॉमनली कहा जाता है कि इंटेलिजेंट लोगों से इतनी जल्दी नहीं होता ये, लेकिन मेहनती लोग इसे कर लेते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट बंदा तो अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। तो आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है कि हाँ ठीक है, जो एक चीज़ आए, जिस एक चीज़ का शौक हो, जो एक चीज़ करनी है उसमें आप बड़े ज़बरदस्त हो, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स का पता हो। तो चलें, ये तो बड़ा अच्छा है। सफ़र को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सीए में क्यों आए? फैमिली में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद था, या आप
चूंकि शेख बरादरी से थे तो आपको सबने कहा था कि कारोबार सबसे अच्छा होता है, और अगर कारोबार नहीं करना नौकरी करनी है ना तो सीए कर लो, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या कहानी है? हाँ, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, ये तो एक मोटिव था शुरू से ही कि यार ये अच्छी फील्ड है, इसका पे बैक अच्छा है। लेकिन मुझे लगा कि मेरे घर वालों को ये बहुत लगता था कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, और मेरे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छे आते थे मेरे। आ, और सीए बनने में मुझे लगता है कि आप एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक फैमिली होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं होते, वो जब चार्ट अकाउंटेंट बनते हैं ना, तो सिर्फ वो तस्वीर का वो होता है जो कैमरे के सामने आता है, उसके बैक एंड पे बड़े लोगों की मेहनत होती है। मेरे फादर ने, जब तक मेरा आखिरी पेपर पास नहीं हुआ, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुमने घबराना नहीं है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप है, वो मदद करेगा, वो तुम्हारे साथ है। मैंने, मेरी शादी हो चुकी थी उसके बाद से हुआ, मेरे फादर ने मुझे हर बार सपोर्ट किया, हर वक्त सपोर्ट किया। मुझे कभी सीए के दौरान फाइनेंशियल प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बाप जो है उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे अब्बू ने कहा बेटे मैं तुम्हारे पीछे हूँ। फैमिली में एक पॉइंट पर मेरे अब्बू और मेरे ताया अलहदा हो गए। मेरे बड़े भाई की कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने क्लास 9th में अपनी स्टडीज़ छोड़ी और बिज़नेस को ज्वाइन किया। फिर मेरे एक भाई हैं बड़े, उन्होंने बीसीएस किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं वो, और उन्होंने मुझे क्लास 6 में ये बात पहली बार समझाई कि भाई आपने खुद पढ़ना होता है, ट्यूशन असल गेम नहीं है, असल तो आपकी सेल्फ लर्निंग है, जिससे मुझे ये शौक डेवलप हुआ। इवन मेरे से छोटा भाई जो है उसकी सपोर्ट थ्रू आउट साथ रही। वो शॉप पर चले गए, इवन मेरा छोटा भाई भी शॉप पर चला गया, और मैं पढ़ता रहा। और ये था कि यार जो बिज़नेस की डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले वो कर रहे थे, और मुझे स्टडीज़ में मेहनत के लिए, स्टडीज़ में जो टाइम चाहिए था वो मेरे ये फैमिली मेम्बर्स मुझे दे रहे थे, जिसकी वजह से मैं कभी लाइफ में डगमगाया नहीं कि सीए कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं कभी फेल हुआ, मेरे अब्बू ने मुझे कभी नहीं कहा सीए छोड़ दो। मतलब ऐसा भी हुआ कि मैं 5-5 6-6 बार भी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, और तो 7 दूसरे पेपर पास होते रहते थे, बट एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम था। मेरे भाइयों ने मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि छोड़ो यार तुम बिजनेस में आओ, उन्होंने यही कहा कि यार आप कर रहे हो, आप कर सकते हो, आप कर लोगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाइयों का 1 बाय 1 बताया, आप ये इन सब लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, और मेरी अम्मी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। क्या कहते हैं, जब मैं रात को 2 बजे 3 बजे भी आता था तो वो जाग रही होती थी और वो मुझे खाना देती थी। फिर उसके बाद फाइनल पे मेरी शादी हो गई, उस वक्त भी मेरे पेपर रहते थे। बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं अपनी मिसेज़ का नाम ना लूँ, नाइंसाफ़ी भी होगी, लड़ाई भी होगी। तो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो वो बंदा जो कैमरे के सामने आता है वो सिर्फ एक साइड होती है, उसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। मैं फिर कहूँगा ख़ास तौर पे वो जो पढ़े लिखे बैकग्राउंड से उस तरह से नहीं होता, उनको ये सब लोग सपोर्ट करते हैं। इन सब लोगों की कुर्बानियाँ, इन सब लोगों की मोहब्बतें शामिल हैं, जिसकी वजह से मैं चार्ट अकाउंटेंट बन सकता। तो बीच में कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी फैमिली से हैं जिनका बिजनेस की तरफ ओरिएंटेशन है, अब आप आउट ऑफ नो वेयर पढ़ाई की तरफ आए, और पढ़ाई भी डायरेक्ट ही सीए, मतलब कोई हल्का फुल्का तो खेलना ही नहीं है ना। तो क्या आपका दिल नहीं करता था, आपको नहीं लगता था कि यार बिजनेस इज़ माय गेम, मेरी रगों में बिजनेस है और मैं चीज़ों को समझता हूँ, तो हो सकता है कि मैं जितनी मेहनत यहाँ पढ़ाई पे कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस में करूँ तो शायद मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपना को बिजनेस का जर्नी बताएं कि आपने बिजनेस कभी स्टार्ट किया, क्या आप कभी शॉप पे गए, या अगर अपने तौर पे किया तो क्या कभी कोई उसमें ऐसे धोखे खाए कि आपका लोगों से बाहर उठ गया और आपने कहा यार छोड़ो, मैं कुछ अपना पढ़ाई वाला काम करता हूँ? अच्छा, मुझे हमेशा से लगता था और अभी भी लगता है कि बिज़नेस की मैं कर सकता हूँ, बिज़नेस वाली सारी स्किल जो है वो मैं लेकर ही पैदा हुआ था। अलबत्ता लाइफ में इंसान ना बहुत सी चीज़ें सीखता है। मैंने अक्सर जो टेक्स्ट मुझसे पढ़ते हैं उनको मैं अक्सर जब फी फॉर टेक्निकल सर्विस पढ़ाता हूँ, बाई चांस आज भी वही टॉपिक पढ़ा है आज की डेट में, तो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैंने एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस किया था, पार्टनरशिप में किया बिज़नेस। मैंने बिज़नेस किया, पैसे भी कमाए, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं सीए में इस लेवल पर आ गया हूँ कि मैं सीए में ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ, इस बिज़नेस से भी ज़्यादा। तो मैंने उस बिज़नेस को क्विट कर दिया, और एक चीज़ ये सीखी कि कारोबार सिर्फ वो करना चाहिए जिसके मास्टरमाइंड आप हों, जो आप डिपेंडेंस के बगैर खुद कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप कारोबार में किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, हर बंदा दूसरे पर आए। इवन आपका बहुत अच्छा बिजनेस है तो आप चौकीदार पे भी डिपेंडेंट है कि वो बंदा किसी को और इरेलीवेंट बंदे को अंदर ना आने दे। बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एक ऐसा जो उसका मेन ऑपरेशनल काम है उस पर आपकी ग्रिप हो, वो आप खुद कर सकते हो।
अब मैंने जो एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस किया, मुझे एम्ब्रॉयडरी की अलिफ बे नहीं पता थी, मुझे मशीन एम्ब्रॉयडरी की मशीन के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे कपड़े के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे कढ़ाई की साइंस कुछ नहीं पता थी। वो कुछ दोस्त थे वो कर रहे थे, मैंने उनके साथ इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किया और मुझे समझ आई कि यार दिस इज़ नॉट माई वे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए वाला काम करूँ, इसमें आगे चला जाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा पॉसिबल होगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह राइटली उससे क्विट कर लिया और एक धुन में लग गया, जिससे आगे फिर मैं टीचिंग की तरफ आ गया। ज़बरदस्त। टीचिंग की तरफ आप काफ़ी जल्दी आ गए। मैं अभी भी आपको दरमियान में वापस लेके जाऊंगा। आर्टिकल्स तो ज़ाहिर है कारोबारी फैमिली है, तो आपके तो फादर ने कॉल घुमाई होगी और फटाफट आपका तो हो गया होगा, या थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है? सर बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हमारे दो चार जानने वाले थे, एक बरादरी में बहुत सीनियर हमारे फर्गूसन के पार्टनर हैं, वो भी हमारी बरादरी का हिस्सा थे, शेख बरादरी में थे, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि उनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। पढ़ते रहे और कोशिश करते रहे कैफ़ पास हो जाए। 6 अटैम्प्ट्स में कैफ़ पास हो गया, कैफ़ और पीआरसी मिला के। बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, और इस तरह के लोग पास हो रहे थे और बिग फोर में जा रहे थे। मुझे भी उम्मीद थी कि मैं भी चला जाऊंगा। उनसे बात की और किसी से बात की, उस वक्त समझ आई कि यार ये तो गेम इस तरह नहीं चलेगी। एक साहब अनारकली में होते थे, मैं अपने घर से तकरीबन 12 किलोमीटर उनके दफ्तर जाता था, उनसे बात करते, उनसे एक बार मिला, उनसे सारा बताया। उन्होंने कहा मेरे पास अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते मैं इतनी दूर गया हूँ, उनके दफ्तर के बाहर बैठा हूँ, मुझे एक मैडम ने कहा कि जी ये मीटिंग में है। मैं बैठा रहा, अब शीशे से बहुत सी थ्रू था, नज़र आ रहा था कि यार बॉय कोई भी नहीं बैठा हुआ, वो अकेले ही है। वो मैं आधा पौना घंटा बैठा हूँ, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं तंग आके वापस आ गया। फिर फ़ोन किया, फिर उसके बाद उनसे टाइम लिया, मैं तकरीबन 2 हफ्ते उनके तरले लेता रहा। एंड वन गुड डे मैंने उनको फ़ोन किया कि अस्सलाम वालेकुम अंकल, तो उन्होंने कहा यार तुम क्या मेरे पीछे ही पड़ गए हो भाई, और नहीं है मेरे पास टाइम। तो वैसे जैसे दिल से एकदम शीशा नहीं टूट जाता, तो मैं बिल्कुल टूट गया कि यार मैं क्या करूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गलत लोगों से रब्ता करूँ, शायद अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके इस पॉइंट पर। तो मेरे कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं थे, एक आध बंदा था जिसने बिल्कुल साथ नहीं दिया, या वो दे नहीं सकते थे। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। वन गुड डे मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार क्रो से कॉल आई है मुझे, तो तुम्हें नहीं आई? मैं कहा तुम्हारी 7 अटैम्प्ट हैं, तुम्हें आई है तो मुझे क्यों नहीं आई? मैं कहा यार मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं क्रो में आ गया, खुद ही वहाँ पर गया, उनको बताया कि मैं आज ये बात भी बताना चाहता हूँ कि मैं जीन्स पहनी हुई थी, ड्रेस शर्ट थी, लेकिन मैंने नीचे जीन्स पहनी हुई थी। आप जब भी फर्म में जाएं प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में जाएं, आपको नहीं पता होता कि ये वह सामने जो बंदा बैठा हुआ यही पार्टनर है। खैर मैं वहाँ पर क्रो में चला गया, क्रो में उनको जाके बात की, तो उन्होंने कहा जनाब हमने रखा है, पता नहीं कैसे आपका नाम मिस हो गया, चले बैठे अभी आपसे बात कर लेते हैं। उन्होंने बैठे जनरल इंटरव्यू लिया, एक असिस्टेंट मैनेजर बैठ के दाइम भाई, और एक सामने बैठ गया मीन साहब जो पार्टनर है। उनने कुछ 2-4 बातें पूछी, उन्होंने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। मैं भी कुछ 2-4 इंटरव्यू की तैयारियाँ की हुई थी, वो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप परसों आ जाएँ। मैं परसों गया उनके पास, तो उन्होंने मेरी नासिर मुनीर साहब से मुलाकात कराई, जो कि उस वक्त पार्टनर थे और उन्होंने रिक्रूट करना था। मुझे याद है उन्होंने पूछा कि अगर आपका फर्गूसन में हो जाए तो आप क्या करेंगे? अब एक बंदा क्रो का इंटरव्यू देने आया हो और उसको ये सवाल किया जाए। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपका बेटा हो और वो क्रो में जा रहा हो और उसका फर्गूसन में हो जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? तो उन्होंने फ़ौरन असिस्टेंट मैनेजर की तरफ देखा। असिस्टेंट मैनेजर ने मुझे कहा यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस क्वेश्चन। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा सर मुझे लग रहा है कि मैं इधर रुकूंगा इंशाल्लाह। कहीं फर्गूसन वालों ने इंडक्शन कर ली है, अब उसके चांसेस कम ही हैं और मैं यहाँ पे रुकूंगा, अगर आप मुझे बुला लेंगे तो आई विल स्टे हियर इंशाल्लाह। उन्होंने मुझे फिर वहाँ पर बुला लिया अगले दिन, और उसके बाद जब पहली बार उनकी मेरी मुलाकात हुई तो मैं डेस्कॉन में एलोकेट हो चुका था। वहाँ पर उन्होंने कहा हाँ भाई फिर आ गए हो, टिक गए हो? मैंने कहा जी सर। 4-5 दिन बाद उस इंटरव्यू के, और उसके बाद मैंने कभी मुड़ कर नहीं देखा कि कौन सी और फर्म्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना वो दोबारा ट्राई करते रहते हैं। मेरे साथ के बैचमेट्स थे, उन्होंने उससे अगले टाइम में भी KPMG वगैरह में ट्राई किया, मैंने नहीं किया। मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पर आकर मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि ये मैं बगैर रेफरेंस के आया हूँ और मैं इस फर्म में आना डिज़र्व करता था, मेरिट पे आया हूँ।
मैं कहीं और जाऊं और सब लोगों को ये झूठ बोलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत काबिल हूं और अंदर उसके फ़ोन हो, उससे बेहतर है कि मैं जहाँ पर आऊँ मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे ही वहाँ पर गया, एक उन्होंने मुझे अपने बेस्ट क्लाइंट पर डिप्लॉय कर दिया और मैं वहाँ पर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ सीखा वहाँ पर। ये तो एक लाइफ लेसन है कि आप जहाँ पे हैं, आपको अगर लग रहा है कि आप अपनी मेहनत से जहाँ पे आए हैं और जहाँ मेरिट पे हैं वहाँ पे टिके रहे रादर देन गलत ख्वाब। और वही बात है, किसी की कॉल पे अगर आप कहीं होते तो आज भी बैठ के इतने कॉन्फिडेंटली ना बोल पाते। तो आज माशाल्लाह। बीच में आप कह रहे थे कि जी मैं वहाँ गया और उन साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया या उनसे बात हुई, तो कितना मज़ा आया होगा आपको जब काफ़ी साल बाद आपने उन्हीं साहब को पॉडकास्ट में बुलाया और पॉडकास्ट में आपने अपनी ही फर्म के पार्टनर से सवाल पूछे। तो आपने फिर उस दिन बदला तो लिया होगा, आपने ये सवाल पूछा होगा कि अगर आपको फर्गुसन में हो जाता या आपको बिग फोर बुला लेते, तो मुझे लग रहा है आपने कुछ शरारत तो की नहीं, होगी। मैंने उनसे बिल्कुल बदला नहीं लिया। वो मैंने देखें उस वक्त से एक पहला इंटरेक्शन था। अब हम जैसे लोग जो कि बिजनेस बैकग्राउंड के होते हैं, वो उस वक्त जब तक फर्म में नहीं गए हुए थे किसी को क्या, हम भी अब समझते थे कि हम खुद बहुत बड़ी तोप चीज़ है। तो होता ना कि बच्चे के जहन में होता है कि ये फर्म का पार्टनर ये बहुत बड़ा आदमी होगा। तो मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे था कि यार ये भी हमारे जैसा आदमी है, ठीक है इसने ये बात की, मैंने इसका ये जवाब दे दिया। जब आप फर्म के अंदर जाते हैं और आप उस वक्त मौका महल देखते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार आप कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे है। वो आपसे इस प्रोफेशन में 15 साल या 20 साल बड़ा है और फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप वहाँ काम करते हैं तो फिर उसका रुतबा आपकी आंखों में और बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो काम आता होता है उसको और आप उसकी इज्जत करनी शुरू कर देते हैं। तो सर वो उस 3-4 साल में जो आर्टिकल्स का टाइम था उन्होंने बड़ी इज्जत अर्न कर चुके थे, और जब वो यहाँ पॉडकास्ट पे आए तो जनरली मुझे बड़ी खुशी हुई। और मतलब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर आया कि मैंने उन्हें कॉल की और वो आए और उनके साथ डिस्कशन हो सकी। तो बदले वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। एक इज्जत मैं समझता हूँ कि मेरी इज्जत थी कि उन्होंने टाइम निकाला और आए। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, बदला तो एक शुगल के तौर पे। मैं असल में ना आज अपना मोड चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब टीचर साइड पे आज एक शरारती इंटरव्यूअर है जो बीच में इस तरह से कर रहा है, और नासिर साहब माशाल्लाह सच अ हम्बल पर्सनैलिटी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। मेरी उनसे कुछ मुलाकातें रही हैं और ही इज़ अ सच अ नाइस पर्सन। तो बड़ा अच्छा हुआ आप मतलब फर्म में गए, अपने बलबूते पे गए और वहाँ पे आपने काम किया। आर्टिकल्स के दौरान मुतमईन थे या बस हर दिन रोते रहते थे? सर मैं ना दिमाग में कहीं ये था कि यार मैंने करना तो बिजनेस है, लेकिन देख लेते हैं ये प्रोसेस भी क्या है। तो मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखता था। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में घुस जाते हैं, मैं अक्सर बिजनेस देखता था कि यार अच्छा मैं इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया हूँ तो ये तो इतने बड़े बड़े ड्रम मंगवाते हैं इस सिरप के और ये बोतलें बना बना के बेचते हैं, तो इनको ये पड़ती कितने की है और ये बेचते कितने के हैं। जनरली जो अकाउंटेंट सोच होती है वो ये सोचता है कि इसने एलसी किस तरह खुलवाई है, ये एफएटीआर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या है, इसने अकाउंटिंग एंट्री क्या की है। वो तो प्रोफेशनली करना ही होता था, लेकिन मैं अपना जिसको होता है ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट मेरा ये होता था कि मैं बिजनेस ऑब्जर्व करता था। मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑयल से रिलेटेड थी उसमें गया और मैंने गौर किया कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। कराची की एक पार्टी है, उससे ऑयल के ड्रम मंगवाते हैं और यहाँ पे टिन कर करके बेची जा रहे हैं और पाकिस्तान भर में उनका इतना नाम है। तो मैं इन्फ्लुएंस होता था इस चीज़ से, ये मेरा शौक था जो मैं फॉर्म करते हुए करा। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ना आप इस तरह इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उससे इतना नहीं सीख सकते। जैसे मैं डेस्कॉन में था तो डेस्कॉन वाली गेम मेरी मेरी जो परवाज है उससे ऊपर की थी। वो फिर बंदा उसको नहीं ऐसा सोचता कि भाई ये कैसे कमा रहे हैं, ये गेम ही बहुत बड़ी है। वो ठेका लेना और वो बिजनेस करना और वो इंजीनियर्स की लाइन 5,000 आपने इंजीनियर रखा हुआ है अपने पास, तो वो गेम जैसे वो बहुत ही बड़ी होती है। उसको नहीं बंदा ऐसे गेज कर सकता या ऐसे कर सकता। लेकिन छोटे लेवल पर मैं इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करता था। ये तो हो गई ये साइड की मेरा इंटरेस्ट क्या था। एज फार एज द बिहेवियर इज कंसर्न तो फर्म में जूनियर सेमी सीनियर फेज तीनों आते हैं और अल्लाह का शुक्र है तीनों खुशी से गुजरे। जब मैं सीनियर बना तब मुझे ज़्यादा मज़ा आने लग गया था क्योंकि चीज़ों की समझ आने लग गई थी। जूनियर लेवल पर मुझे लगता है कि वो गलत था, मैं बेतुका ही अपसेट रहता था कि यार ये क्या बात है। यहाँ आप कंफर्टेबल रहें, आपको पता है आपने 10 बजे तक यहाँ पे रहना है, लेट सीट करनी है, रो के करें या हंस के करें। तो कुछ लोग रो के करते हैं, कुछ हंस के करते हैं। मैं शुरू में रोता था कि यार ये क्या हरकत है। देन आई रियलाइज कि यार मैं ये काम खुशी खुशी भी कर सकता हूँ।
मेरे कुछ बैचमेट्स थे वो बड़ी खुशी से करते थे। मैं एक टाइम आ गया था जब मुझे पता होता था कि यार ये क्लाइंट है, आज रात 12 बजने हैं, मैं ना अपने बैग में एक जीन्स डाल लेता था। शाम 5 बजे ज़रा क्लाइंट के लोग गए हैं, 2-4 लोग बैठे हैं, अपनी जीन्स पहनी, और शाम तक मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था, होमली फील करता था कि जैसे बंदा घर में लैपटॉप पे काम करता है वैसे बैठ गया, एक कुर्सी सामने रखी, टांगे ऊंची कर ली, सिस्टम पे बैठ गए और काम करते रहे। तो वो उस समय लगता है, मुझे लगता है कि आपको ना अगर काम मिल रहा है तो एंजॉय करें। यकीन करें, आर्टिकल्स इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। मुझे लगता है कि अगर आर्टिकल ना हो तो आपको कोई जानता ही ना हो। आप जो भी हैं, आज आप उस नेटवर्क की बेस पे जो आर्टिकल्स के दौरान आपने बनाया है। आर्टिकल्स में मेरे ऊपर 50 लोग थे, मेरे नीचे 25-30 लोग थे, तो हम फॉर्म में अगर 100 लोग थे तो 100 लोगों का मेरा नेटवर्क था जो अली इमरान को जानते थे। जो कि जब मेरे आर्टिकल्स कंप्लीट हुए तो मैं उनसे मुतारिफ हुआ, वो लोग मेरी स्किल्स के कायल थे। मैं समझता हूँ, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना हूँ कि एक स्टूडेंट को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि यार वो आर्टिकल्स की वजह से अपनी शनाख्त बनाता है। सर, आपके मेरिट आए हैं, आपको कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। 4 लोग आपकी तस्वीर बुला देखते हैं, उससे वो आप सामने जाएं, आप कहेंगे अल्लाह की कसम मेरा नाम ही मंसूर है, जिसका मेरिट आया वो कहेगा यार तस्वीर तो आपकी नहीं लग रही। सर, आपको आर्टिकल्स में वो लोग मिलते हैं जो लोग आपके काम को देख के ये मानते हैं कि यार ये फनकार है, और आपको ऐसा काम करना चाहिए कि लोग ये बात कहें कि ये अच्छा है। उसके साथ आप पेपर पास करें, ये सोने पे सुहागा है, और आपने उससे जो स्किल सेट बनाना है वो सारी उम्र उसका खाना है। मेरे मुताबिक कामयाब आर्टिकल्स का मतलब है कि वो बंदा जो बहुत अच्छा काम सीखे, जो बहुत अच्छे लिंक्स नेटवर्क क्रिएट करे, कि जब उसके आर्टिकल्स ख़त्म हो तो जिन क्लाइंट्स पे उसने काम किया हर बंदा के यार ये बंदा काम का है। अपने सीनियर को कहे यार ये मैंने रखना है, इसको मैं 50,000 ऊपर भी रखूँगा, मुझे पता ये काम करेगा। सर, ये मेरे मुताबिक ये आर्टिकल्स की कामयाबी है। आर्टिकल की कामयाबी ये है कि आपके जितने जूनियर्स हैं वो कहें यार ये बंदा अच्छा है। मेरे मामू कह रहे थे कि हमें CFO के तौर पे कोई पोस्ट चाहिए, तो मैंने तो उन्हें आपका नाम बताया क्योंकि आप वाकई बहुत कॉम्पिटेंट हैं। सर, आपकी कॉम्पिटेंस का डंका बजना चाहिए 3.5 साल जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने गुजारे हैं। कुछ लोग लड़के क्लाइंट से लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने जूनियर्स को जलील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सीनियर्स की बात नहीं मान रहे। यार, सीनियर्स की बात इसलिए माने कि आपका भी टाइम आना है और आप उनसे सीखें। अगर आपको वो अनड्यू भी कुछ कह रहे हैं तो मान लें। जब आप सीनियर खुद बने, जूनियर्स को ऐसे ट्रीट करें, उन्हें हर चीज़ सिखाएं। जब आपके सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो जब आप पर बुरा वक्त आएगा तो जो आपका सीनियर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा। जो आपका जूनियर होगा वो सपोर्ट करेगा, जो सीनियर होगा वो गाइड करेगा, ये कहना चाहिए। तो आप लाइफ में जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे आपको मदद मिलेगी। नेटवर्क आपका बना हुआ है और अल्टीमेट मदद करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। लेकिन आर्टिकल्स का पीरियड बड़ा क्रूशियल होता है। लोग इसको कड़वा घूंट कहते हैं, मैं कहता हूँ यही कमाल चीज़ है जिसने आपको डेवलप करना है। नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली साउंड हो आप, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1-3.5 साल बाद जब एक बंदा बाहर निकले तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा जिससे वो कभी भी किसी मोड़ पर भी मिला है वो ये कहे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, यार ये बंदा बहुत काबिल है। अगर आप 3.5 साल बाद अपने आप को ये मनवा के निकल गए, यकीन माने आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो आप कामयाब हैं। और अगर आप क्वालिफाइड भी हो गए और आपने हर चौथे बंदे से लड़ाई की हुई है, हर चौथे बंदे के साथ मिसबिहेव किया हुआ है, सीनियर्स के साथ तू मैं की है, जूनियर्स को आपने जलील करके रखा हुआ है कि मुझे तुम फलां जगह से पिक करो और फलां जगह ड्रॉप करो, जैसे वो आपका मुलाजिम है। मैंने ये चीज़ें फेस की हैं खुद। बट मैं ये समझता हूँ कि भाई आपने बनना है, आपने उस 3 साल में ऐसी कमाल चीज़ बन जाना है, 3.5 साल में उस फर्म का जो भी बंदा पूछे यार अली इमरान को जानते हो, यार वो अच्छा बंदा है, काम में बहुत चौकस है, इखलाक बहुत अच्छा है, वो आपकी पीठ पीछे तारीफ करेगा, अल्लाह ताला की मदद करेगा। आपकी नेटवर्किंग ऐसी होगी, आपको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, लोग आपको अप्रोच करेंगे कि यार मेरे पास काम करो। जो लोग ये कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, इसका मतलब है कि उन्होंने आर्टिकल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 3.5 साल इतने लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हैं, क्यों नहीं परफॉर्म किया आपने? क्यों इतने लोग ये बात नहीं कह रहे कि ये बंदा काम का है?
मेरा ये ख्याल है, ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है। सर माशाल्लाह आपने तो बिल्कुल फ्रेमवर्क ही बदल दिया। चूँकि स्टूडेंट्स के ज़हन में आर्टिकल्स एक मुसीबत की तरह से आते हैं और बहुत सारे लोग इसको बड़ा नेगेटिवली लेके चलते हैं। आपने जितने फ़ायदे बताए हैं तो मुझे लग रहा है कि अब कैफ़ के बच्चे कह रहे होंगे भाई पेपर बाद में देंगे, पहले आर्टिकल शुरू हो जाए। तो वाक़ई बड़ा सीखने का है और वो हर बंदा अपने मिजाज के मुताबिक सीख सकता है। देखिए हमारी औकात नहीं है कि हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ पोजीशन पे जाके चीज़ों को देख सकें। तो फर्म वाले हमें मुफ्त में क्लाइंट के बिल्कुल दिल में जाके बैठा देते हैं। हम उनकी प्रोडक्शन देख रहे हैं, उनकी सप्लाई देख रहे हैं और फिर अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जैसे एक टाइम पे हमें कुछ कागज़ हम सोच रहे थे कि हम इम्पोर्ट करें किताबों की पब्लिकेशन के लिए और बहुत महंगा हो गया था कागज़ पाकिस्तान में। तो सुना था बाहर सस्ता है, तो फिर पता लगा कि वो एजेंट का मसला होता है, इंपोर्ट में ये मसले हैं, पता नहीं कहाँ से क्लियर करना पड़ता है। तो आई वॉज रिग्रेटिंग, मेरे आर्टिकल्स में एक दो बैंकों का मैंने ऑडिट किया था और वहाँ पे उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वही आपने कहा ना जाके बस टिक लगाए कि अच्छा ये काम पूरा हुआ है, वो नहीं, वो किताबी बच्चे की तरह। तो मैंने वाकई उस टाइम पे बाद में मुझे ख्याल आया कि वो तो पूरे पूरे एजेंट के वहाँ नंबर दिए हुए होते थे, पूरे वो कागज़ होते थे कि आपको माल क्लियर कराने के लिए क्या चाहिए, पूरा एलसी, पूरा इंपोर्ट का प्रोसेस था और मैं उसको नहीं समझा। मैं सिर्फ कागज़ सीधे करके टिक लगाता रहा कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो मैं अगर एक किताबी बच्चा था तो मुझे सीखने का ये मिला कि मैंने कागज़ बना लिए, मैंने उस प्रोसेस को लिख लिया, वो सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसमें से एक किताबी माहौल निकाला। जो बिज़नेस माइंडेड है वो देखे यार यूँ बिज़नेस होता है। फिर एक बड़ी प्यारी बात आपकी लगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आप उसका थोड़ा सा हिस्सा समझ पा रहे हैं, लेकिन मिडिल साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मिडिल टायर फर्म्स हैं वहाँ जो जाता है वो शायद अपनी कैपेसिटी के हिसाब के बिजनेस को देखता है जो वो ज़िंदगी में कभी खुद भी कर सकता है। शायद आपको डेस्कॉन बनने के लिए 20 साल चाहिए, लेकिन शायद आपको वो वाला सेट जो कि इंपोर्ट करता है या कराची से माल मंगवाता है और लाहौर में छोटा सेट करके बेचता है, शायद आप 2 से 3 साल में वो वाला काम कर लें। तो ये बड़ा अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिया कि आर्टिकल्स को लर्निंग की तरह से देखना चाहिए और उसमें अच्छे तरीके से फिर नेटवर्किंग एक डिफरेंट गेम है। मुझे लग रहा है ये पॉडकास्टों की जो सीरीज़ है ना इसने आपके नज़रियात बदल दिए। 100% सर, 100%। मैंने जो पॉडकास्ट से सीखा है वो बहुत फिनोमिनल है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई सीखे ना सीखे, जो मैंने सीखा है मेरे पैसे पूरे हो गए। मैंने इतना सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। आपकी लाइफ के बारे में एक छोटा सा किस्सा है, बहुत मशहूर नहीं है लेकिन कुछ लोग जानते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। आप जब स्टूडेंट थे तो आप सी फाइनल की क्लास लेने गए तो एक टीचर थे सामने, बड़े मासूम से शरीफ से टीचर थे। वो बच्चों को डांटते भी नहीं थे, पढ़ाते थे। आपने इतने सवाल पूछे कि उस टीचर ने आप पे सवाल पूछने पे पाबंदी ही लगा दी। ये क्या किस्सा है, ये कहानी? असल में जब आप सर मेहनती तो थे शुरू से, कोशिश तो बहुत की है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि यार सीए क्या है भाई, जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतनी कदर है उस डिग्री की। मेरा एक दोस्त है उसने स्टेट अटेम्प्ट्स में सीए किया, वो कहते हैं सीए करना कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, मुझसे पूछो। मैंने रिपोर्टिंग का पेपर, फाइनल की रिपोर्टिंग का पेपर 6ठी अटेम्प्ट में पास किया। मैंने ऑडिट के फाइनल के ऑडिट का पेपर 30वीं अटेम्प्ट में पास किया। तो सर एक एक अटेम्प्ट जब आप क्वालिफाई करने की वर्ज पे हो और आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगानी पड़े तो फिर बड़ी अजियत होती है। और सर ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ, मुझे याद है जितना कि कैफ लेवल पर मैं एक रिविजन सेशन में बैठा हुआ था, भट्टी साहब ऑडिट का कुछ करवा रहे थे, तो उन्होंने मेरी किताब देखी, तो उन्होंने वो किताब उठा के ना ऐसे बच्चों को दिखाने लगे और कहते हैं कि आई कैप ऐसे बच्चों को भी फेल कर रहा है। उस किताब पे 6 तरह के अलग-अलग कलर से वो हाईलाइट हुई हुई थी। प्रोसीजर का कलर अलग था, एविडेंस का कलर अलग था। उस पे इस तरह से हाईलाइटिंग एक तरीके से हुई हुई थी, वो मुझे, मैं वो किताब के सफ़े को देखता था मुझे सब याद आ जाता था। तो इसी तरह ही जब हम फाइनल में गए तो फाइनल में भी मेहनत तो बहुत कर रहे थे, ऑडिट दूसरी बार दिया हुआ था। तो मैंने वो मासूम से टीचर सर आतिफ आप दी थी, आतिफ साहब जो है बहुत सवाल वो टॉपिक कह रहे हैं और यकीन माने आप वो रिवीजन सेशन था, असल में वो रेगुलर क्लास नहीं थी। अगर रेगुलर क्लास हो तो फिर आप नहीं किसी बच्चे को मना करते, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन वो क्लास रेगुलर नहीं थी। अब वो थी रिवीजन सेशन। अब मैं भी मंजा हुआ था क्योंकि मुझे 2 बार पढ़ चुका था। यकीन माने आप लफ्ज़ बोलते थे, मैं स्टैंडर्ड से वो वाली लाइन देखता था कि अच्छा सर ने ये वाला जुमला इधर से बोला है, ये इधर से बोला है, ये इधर से बोला है। इवन आपके जुमलों में कुछ वो जो पैराज होते हैं उसकी बात होती थी, मैं उसको रिलेट कर पाता था। और वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है कुछ सवाल भी होंगे, वो मैंने पूछे भी थे। फिर आपने कहा यार अगर ये इतने सवाल आएंगे तो फिर हम टाइमली इस सेशन को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। फिर हमने कहा था भाई आप नहीं से बात पूछनी, अब मैं वो क्लास के बाद बताऊंगा। फिर मैंने बाद में पूछ लिए थे, लेकिन
जब बंदे ने इतना पढ़ा हो तो फिर सवाल तो बंदे के जहन में आ ही जाते हैं मासूमाना। ठीक है, बिल्कुल हर टीचर को पसंद होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वो सवाल पूछें। लेकिन मुझे लगता है आपने बहुत ही सवाल पूछ लिए होंगे और वो टीचर भी सोच रहा होगा यार भाई सारे औरों ने भी पढ़ना है, सबने पैसे दिए हुए हैं, तो आपने कहा नहीं मैं शेख हूँ, मैंने मैंने पैसे पूरे पूरे करने करने हैं। मैंने जो है ना इस टीचर को नहीं जाने देना आज सारे सवाल। थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स के दौरान अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया और अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेस में गए और बिजनेस का भी एक तजर्बा करके और फिर टीचिंग में आए, तो जब अली इमरान टीचिंग के लिए आ रहा था तो क्या वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था? नहीं, जब मैं टीचिंग के लिए आ रहा था तो मैं चार्ट अकाउंटेंट नहीं था, बट आई वॉज टू बी अ चार्ट अकाउंटेंट। मेरे 2 पेपर रहते थे और एक, जब मैंने पहली बार टीचिंग के लिए आया तो मैं उस रिवीन क्लास में आपसे पढ़ रहा था जिसका भी जिक्र किया, और उस अटेम्प्ट में मैंने ऑडिट निकाल लिया था। तो मेरे 2 ही पेपर रहते थे, एक ऑडिट और एक मैक। तो ऑडिट तो मैंने उसी अटेम्प्ट उसी वक्त निकाल लिया था। जब मैं टीचिंग में इन हुआ था तो मैं सिर्फ, मेरा एक पेपर रहता था मैक, और मुझे पता था कि यार ये वो अटेम्प्ट थी जिसमें अगर मैं मैक ना देता तो फिर मुझे MFA 2 देना पड़ता, MFA कह दिए MSA 2 देना पड़ता। तो वो एक पॉइंट था जब मुझे पता था कि यार इस बार मैंने निकालना है। मैंने काफ़ी मेहनत भी की, साथ साथ मैं टीचिंग में आ गया। टीचिंग में आपके साथ आया, आपने जिस तरह टीचिंग में मुझे वेलकम किया वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था। और सच्ची बात यह है कि मैंने लाइफ में कई बार सोचा था, मैं ना असल में इससे पहले यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ा ही रहा था, तो मुझे वहाँ पर पढ़ा के ये बात समझ आ गई थी कि यार 50-60 बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए कोई गेम नहीं है, ये तो एक आम सी बात है। और मैं उसको बड़ा एंजॉय करने लग गया था और मुझे समझ आ गई थी कि यार ये काम मैं मज़े से कर रहा हूँ। मैं आपके पास आया, फिर मैंने आपसे कोऑर्डिनेट किया, आपने कहा कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी है। आपने बड़ा वार्मली उसको, वो मेरे देखा, जिसको कहने एक्साइटमेंट को या पैशन को फोर्स किया, और फिर आपने कहा कि यार आप आ जाओ। मुझे याद है कि उस वक्त जब आपने मुझे कहा कि भाई आ जाओ, तो उस पॉइंट पर स्कैन्स में इससे पहले टीचर ऑन ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। और इस चीज़ को देखते हुए कि एक बंदा जो कि क्वालिफाइड तो नहीं है, पेपर रहते हैं लेकिन आर्टिकल्स कंप्लीट किए हुए हैं, उस पॉइंट पर इसको टीए कहना बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट होगा। तो आपने कुछ टीचर ऑन ट्रेनिंग के नाम से कोई एक टीचर लॉन्च किया अली इमरान, और बस वो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो पहली अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी वो मेरी ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट है कि जब आपने मुझे कहा कि यार ये क्लास है, और क्लास में आपने रखा पास पेपर सेशन, और उस सेशन को आपने इंट्रोड्यूस किया कि सर अली इमरान पढ़ाएंगे। एक तो ये आपका बड़ापन कि आपने मुझे एज ए टीचर इंट्रोड्यूस किया, एज ए टी इंट्रोड्यूस नहीं किया अमंग द स्टूडेंट्स। फिर दूसरा ये कि फिर आप वाकई कंसर्न थे कि भाई ये डिलीवर भी कर पाते हैं या नहीं। और फिर जब मैं वो सेशन ले रहा था तो मैंने मुड़ के देखा तो आप एक शीशे से देख रहे थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया तो आप कुर्सी पे बैठे हुए थे, आप उठ के खड़े हो गए और आपने मुझे गले लगाया, उसने कहा यार आप तो टीचर हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा सर ये आपने कैसे असेस कर लिया? तो आपने कहा यार जो 135 बच्चे की क्लास को, और जो मतलब बिल्कुल सीए इंटर के करीब बच्चा है, कैफ पास होने वाला है जिसका, वो इंगेज रखता है 1 घंटे के लिए, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ है। मेरा ख्याल है कि ये वो टाइम था जिस दिन मैं टीचर बन गया था। मुझे लगता है कि जो अनेबलर की जो वो पैड करना होता है ना कंधे पर, वो आपको वो बना देता है जो आप शायद खुद भी नहीं होते या आपको खुद भी नहीं पता होता। तो वो वहाँ से जो स्टेप शुरू हुआ, मेरा ख्याल है उस दिन के बाद मुझे क्लियर था कि मैंने यही बनना है। हाँ, वहाँ तक भी मुझे पता था कि यार मैं एक, इसके दरमियान में ना एक फेज़ है जहाँ पर मैं एक कंपनी का CFO बन गया था। तो वो फेज़ बड़ा डिफरेंट इसलिए है कि मैं फैक्ट्री को मैंने क्विट किया ही असल में इसलिए था क्योंकि मेरी यहाँ CFO जॉब हो गई थी, और मैं फैक्ट्री से जो पैसे कमा रहा था वो तो मैं CFO के होते हुए मुझे वो मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार मेरे इतने पैसे भी लगे हुए तो CFO होते हुए मैं वैसे ही कमा लूँगा। गाड़ी भी थी 1300 सीसी, उसके अलावा बेनिफिट्स भी थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई ये बहुत अच्छा काम है, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। मगर उसको ज्वाइन करके मुझे ये बात समझ आ गई थी कि ये जिस तरह मुझसे चाहते हैं कि ये सुबह 9 से रात 9 बजे तक बैठे, ये मैं नहीं कर सकता। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मैंने फिर उसको किया, मैंने उसको जो है ना वो मेरे ख्याल से साल से भी कम टाइम में मैंने उसको क्विट कर दिया, और मैं फिर फुल फ्लैज स्टडी की तरफ आ गया। और फिर मेरे पेपर भी पास हुए, और फिर मैं ऑडिट का पेपर पास हुआ। ऑडिट का पेपर देकर मैं स्कैंस ज्वाइन कर लिया था आपके पास एज टीचर ऑन ट्रेनिंग।
फिर आपने एक ऐसा बूस्ट दे दिया कि फिर मैंने मुड़ के कुछ और सोचा ही नहीं। फिर मुझे पता यार मैंने अब यही करना है, और मुझे हमेशा ये लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैंने जब मेहनत की, जब कोशिश की, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हमेशा, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा मेरे खुदा की मेहरबानी है जिसने लोगों के दिलों में वो बात डाली जो मैं समझाना चाहता था, और मुझे वो अल्फाज दिए जिससे मेरी बात उन तक कम्युनिकेट हो गई। हाँ, कोशिश इंसान करता है, वो मैंने की। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सा सवाल पूछूंगा जो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है पूछने के लिए। आपने अपना जर्नी का स्टार्ट बताया, फिर आपने कुछ ऐसे वाक़यात कोट करना शुरू हो गए कि भाई मेरे भी चेहरे पे लाली आ गई, मैंने कहा हो ये तो सर जो है ना वो इस तरह से पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। इग्नोर कर देते हैं उस एपिसोड को। एक नया टीचर आज मुझे आके मिलता है, वो कहता है कि सर वो मैं जो है ना मैं मेहनत करूँगा, मैं आग लगा दूंगा। अच्छा पैसे कितने मिलेंगे? तो मैं उसे बताता हूँ यार देखो शुरू में मेहनत करनी है, सारा कुछ है, बच्चे आपकी तरफ नहीं आएंगे, शुरू में 4-5 बच्चे 2-3 बच्चे होंगे, एफर्ट करनी होगी, तो एक एक कंटिन्यूस एफर्ट का सफ़र होता है। फिर आपके आपका जो पाथ है उसके अंदर नज़र आता है कि आपने 2-3 साल सेक्रीफाइस किए हैं। आपने कहा कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं मेरा इतना खर्चा है मंथली, और ये 3 साल है, और ऑब्वियसली मेरे अपना भी एक लाइफ स्टाइल है उसको भी मेंटेन करना है। उसके बावजूद आपने अपने 3 साल कम से कम झोंके उसके अंदर, यानी कि आपने कहा कि व्हाट इज़ द सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये हुआ कि आप हार्डवर्क करते रहें, फोकस करें, और फिर आपने घबराना नहीं है, बीच में 1-2 सेशन बाद नहीं घबराना। ये कहानी 3-4-5-6 सेशंस के बाद क्लियर होना शुरू होती है। तो उसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा एक बड़ा मेहनत वाला सफ़र था, लेकिन वो मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले अली इमरान एज अ टीचर कोई नहीं जानता। आज अली इमरान खाली कहना शायद, मतलब मैं ये एक एज ले रहा हूँ कि मैं कभी आपका टीचर भी रहूँ तो मैंने अली इमरान बोल दिया, वरना सर अली इमरान अल्हम्दुलिल्लाह आपको लोग कहते हैं। तो ये आज से 10 साल पहले एट ज़ीरो, और 10 साल बाद आप पाकिस्तान के 4-5 बड़े नामों में। तो ये क्या सफ़र है? ये नए टीचर्स को या वो लोग जो टीचिंग में आना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? आपने 10 साल, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल वॉट एवर क्या किया? सर मुझे लगता है कि आप ना लाइफ में बाज़ किसी ऐसे पॉइंट पर होते हैं जहाँ से शुरू करना आसान होता है। अगर मुझे एक पॉइंट से, जहाँ से मैंने शुरू किया, मेरे अंदर एक कजी थी कि मुझे था कि यार मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, और मैंने मेहनत दबा के शुरू कर दी, पढ़ाने पर भी और पढ़ने पर भी। अच्छा, वो जो 1 या 2 अटेम्प्ट मैं टीचर ऑन ट्रेनिंग रहा, वो उसके बाद मैं क्वालिफाई हुआ, तो वो क्वालिफाई जब मैं हुआ तो वो बहुत से बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि ये क्वालिफाइड है, उसका मुझे कैच मिल गया। दूसरे नंबर पे मैं, वो जो क्वालिफाइड होने से पहले वाला टाइम है ना, उसको मैं कहता हूँ कि ये वो वाली मेहनत है जिसको मैं नहीं काउंट करता, लेकिन उससे मुझे एज बढ़ा दिया टू स्टार्ट द इनिंग्स। मुझे लगता है कि अगर आज एक बंदा जिसकी ऊपर जो क्वालिफाइड है, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए है, वो टीचिंग में आता है और उसको वो रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो जो है ना डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है यार मैं क्यों ये करूं। अब एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करे, वो अपनी जगह पर मजबूर है। जब हम इस टेबल के इस साइड पर देखते हैं, वो कहता है भाईजान आपने जिस कमरे में बैठना है उसमें सारे मसाइल हैं, एसी चल रहा है, लोग मौजूद हैं, हमें उसकी एक फिक्स कॉस्ट है। अब हम कहते हैं कि आप जब पढ़ा रहे हैं आपकी भी एक फिक्स कॉस्ट है। अब उस सब के बाद हमने ये देखना है क्या कॉस्ट बेनिफिट है या नहीं है। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ये चैलेंज मैंने भी फेस किया। मैं उस वक्त पढ़ा रहा था स्कैंस में। मुझे याद है मेरे क्लास में 13 बच्चे थे, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि जी 13 बच्चे हैं, सॉरी अब ये बैच आपका बंद हो जाएगा। उन्होंने 2-15-10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन में जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने कहा जी माजरत है अब ये बैच बंद हो जाएगा, अब हम इसकी ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने उनको कहा कि सर मैं इस बैच के हवाले से जो पैसे हैं वो नहीं चार्ज करूँगा, आप मेरा बैच ना बंद करें। मुझे पता था कि मैंने ये काम करना है और मेरे पास कोई ऑल्टरनेट रास्ता नहीं है। तो जब आपको पता होता है कि आपके पास सिर्फ यही रास्ता है, तो फिर आप सारे जुए उस पर खेल देते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने टीचिंग में जो मैं कर सकता था मैंने किया है, सर्वाइवल के लिए और तरक्की के लिए। मुझे आज तक खुद नहीं समझ आया किसके लिए किया है, लेकिन एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूर किया है। किसी पॉइंट पर भी मैंने, मुझसे मैनेजमेंट ने पूछा कि सर आप किस टाइम पे पढ़ाना पसंद करेंगे, मैंने उन्हें कभी आज तक कोई टाइम नहीं बताया। मैंने उन्हें हमेशा ये कहा कि जो बेस्ट सूटेबल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए आप उस टाइम में मेरी क्लास लगा दें, मैं अवेलेबल हूँ। मैंने नहीं कहा कि यार, मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने 2 बच्चों पर भी पूरी एफर्ट की है। नॉर्मली लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बच्चे 4 बच्चे देखकर डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार वो बच्चे को समझ आ रही है, ये एक तरफ है, मुझे पढ़ाने से ही पढ़ाना आएगा और मैंने पढ़ाना है।
तो मेरा एक ये भी चीज़ बड़ी नोटेबल है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे आता है मैं पढ़ा लूँगा, ये गलत फहमी है। आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाना आता है, क्योंकि एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये एक डिफरेंट आर्ट है कि आपने उसे समझ लिया। ये एक डिफरेंट आर्ट है कि आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे दूसरा भी उसको समझ जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चूंकि आपको समझ आ गया आप किसी को समझा पाएंगे, ये गलत है। आपको किसी को समझाने के लिए भी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तकरीर करने से, मैं जब पब्लिक के सामने तकरीर की उससे पहले मैंने शीशे के सामने तकरीर की, सिर्फ इसलिए कि मैं देख सकूं कि मैं कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको छोटी क्लास मिले तो नए टीचर्स के लिए खास तौर पर कहना, आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपने उसे एक अपॉर्चुनिटी समझना है कि इससे मैं अपने पढ़ाने को इम्प्रूव करूँगा। मुझे जब भी कोई छोटी क्लास मिली है, मेरा ख्याल है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई ये नहीं पढ़ाता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरी टीचिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। और सर मतलब ये बात मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर मुझे 10 साल हो गए टेक्स्ट पढ़ाते हुए, तो मैं 10 साल में 300 से ज़्यादा बार टेक्स्ट पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जिस मौके पर जो भी चांस मुझे मिला मैंने पढ़ा डाला। मुझे रिवीजन सेशन, मुझे याद है 2 कैंपस होते थे, 2 कैंपस पे अलग-अलग टाइम पर मैं रिवीजन सेशन 2 देता था। हालांकि मेरे लिए आसान था, मैं कहूँ भाई एक टाइम पे हो रहा है जो बच्चों को उधर आ जाए। मुझे ये लालच था कि यार मैंने डेवलप होना है, मैंने इतना पढ़ाना है कि मेरी वो स्किल बहुत नेक्स्ट लेवल की डेवलप हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि फिर ICAP में भी मौका मिला जाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है अच्छी तरह, पिछले 4-5 साल में मैं जितनी बार भी ICAP गया हूँ, जो ICAP जो शीट शेयर करते हैं कि कितने लोगों ने सबसे ज़्यादा व्यू किया या सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें ज़्यादातर टॉप पे रहा हूँ। आप यहाँ टॉप पे रहे हैं, अगर कभी आप एक आध बार नहीं थे उस सेशन में तो मैं टॉप पे था या मैं दूसरे नंबर पर था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल डेवलप हो जाती है और ये पढ़ाने से होती है। वो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि नए टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसमें ये कि भाई आम तौर पे अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये टाइम लेगी फील्ड। आप नॉर्मली कोई एक्टिविटी करते हैं, वो 1 माह में पूरी हो जाती है, तो अगली एक्टिविटी जो है वो उससे अगला साइकिल लेती है, वो अगले माह में पूरी होगी। ये एक्टिविटी 6 माह की है, तो आपको एक बार जो आपका बैच सही टाइम पर नहीं लगता, उससे आपको 6 माह सफ़र करना पड़ता है। वो 6 माह में आप सिर्फ ये सीखते हैं कि नहीं, ज़्यादा सर्दियाँ थी ना, ज़्यादा सुबह बैच रख लिया। अगली बार आप कह देते हैं यार मेरा बैच शाम को, तो शाम के वक्त रख लें, तो अगली बार आप बैच शाम को रखा देते तो वो गर्मियों का बैच होता है। फिर उसके बाद आपको ये होता है कि यार ये तो इतनी तेज़ धूप में बैच रखवा दिया था, शायद ये भी ठीक नहीं रहा। तो आप एक बात 6 माह बाद सीख रहे होते हैं। तो सर इस चीज़ को देखना है। और छोटी क्लास साइज पर भी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है, और अगर बच्चा सीख रहा है तो आपकी स्किल बेहतर हो रही है वो पढ़ाने की, उसको पढ़ा के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा स्किल डेवलप होगी। और जो क्वालिफाइड बंदा जो पढ़ाना चाहता है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, और जो क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए रिलेटिवली आसान है कि वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता है ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। बट बहुत अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, मेरा ख्याल है यही है इसका। बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा पढ़ाएं तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पढ़ाएं जो है ना, आप मतलब चाहते क्या हैं? पिछले 1-2 साल में मतलब 2000 किताब भी छपेगी टेक्स्ट की, तो सेशन एंड पे किताबें शॉर्ट हुई होंगी। प्री रिजल्ट है तो जी अली इमरान साहब के 4 बैचेस लगे हुए हैं, पोस्ट रिजल्ट है तो अली इमरान साहब के 2 बैच हैं, फास्ट ट्रैक है तो वहाँ पे बैच है, ICAP है तो वहाँ आप नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछली 10 रिवीजन क्लास में शायद एक ही आपने गैप लिया है। कितना टेक्स्ट पढ़ाना है, सारे टेक्स्ट के टीचर्स को खा जाना है, मतलब किसी और को सांस लेने दें। आप तो मतलब सुबह शाम रात, मतलब वही आपने सही कहा, 10 साल में आपने 300 दफ़ा पढ़ाया, मुझे तो लग रहा है आपने 500 दफ़ा पढ़ाया है। तो ये टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या पैसे बहुत ज़्यादा कमाने हैं, या दिल करता है कि बस हर वक्त टेक्स्ट की बातें होती रही? मुझे लगता है कि आप मेरे लिए ना पैसे एक मोटिवेशन ज़रूर होती है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स का टर्नओवर होना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, पैसों से भी ज़्यादा। यानी मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक आध बार ऐसे हुआ है कि एक सेशन था, वो मैंने 10 दिनों का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना था, और मैं ICAP के सेशन के फौरी बाद था वो, तो मैं ICAP के सेशन से काफ़ी एग्जॉस्ट होके आया। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि यार ये 10 दिन की कमिटमेंट तो मैंने कर ली है। मेरी ICAP सबसे बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है, उस पर मेहनत भी बंदा ज़्यादा करता है, एफर्ट भी, और थक भी ज़्यादा जाता है। मैं जब आया तो मैंने देखा कि यार 300 बच्चा मौजूद है, तो यकीन करें मुझे सब भूल गया।
मैंने ऐसे जान मारी कि आई कैप जितनी जान मैंने उधर भी मार दी। तो मेरे लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अंदर बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं। और ये कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपका दिल चाहता है कि यार मैं जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसको हर प्लेस पर मेरी ऑप्शन मिले, ताकि वो पढ़ना चाहता है तो उसको ये स्लॉट अवेलेबल हो कि मुझसे पढ़ ले। मैं ख्याल है ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टाइम पर मेरी क्लास में आ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई एक बैच के साथ क्लैश होगा तो वो दूसरे बैच के साथ सिंक करके क्लास ज्वाइन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एज हो जाता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं लेकिन आप मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ आपकी सिंकिंग बन जाती है और वो आपकी क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट में तो माशाल्लाह आपने बड़ा नाम का डंका बजवा लिया, और वही बात है कि अगर हम पिछले 25-30 साल में देखें तो शायद ही कोई टीचर है जिसने इतना टेक्स्ट पढ़ाया हो और जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो। और जाहिर है अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम मशहूर होते हैं। एक टाइम पे मिर्ज़ा मुनव्वर साहब होते थे, उसके बाद आगे और टीचर्स भी आए, लेकिन आपने दोनों इरास को कनेक्ट कर लिया। अब आप पुराने लोगों में भी और नए लोगों में भी हैं, कि नए में भी फेमस हैं, पुरानों में भी फेमस हैं। ये तो टेक्स्ट हो गया। अब आपके आर्टिकल्स भी जिस फॉर्म से हैं वो ईआरपी के लिए भी काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा आपकी जो आईटी मैक का पेपर या आईटी से रिलेटेड भी आपको बड़ा शौक है, और ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सारी चीज़ों पे सिस्टम्स को समझते हैं, डाटा को समझते हैं, चीज़ों को। तो आईटी का पेपर सी ए फाइनल में एक होता था, आप एक टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कि आप उसको पढ़ाएं, वो पेपर तो नहीं रहा। तो क्या सर अली इमरान हमें टेक्स्ट के अलावा किसी और पेपर में नज़र आएंगे? बहुत ज़्यादा इस पर मैंने देखा है, वर्किंग की है। जो मेरे सारे स्किल सेट है ना, वो इस जो अपकमिंग पेपर आ रहा है डाटा सिस्टम और रिस्क वाला, उसके साथ काफ़ी इंटीग्रेट होता है। तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि एक बार उसका सिलेबस आए और मैं बच्चों को बताना शुरू करूँ कि इसमें क्या है। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि टेक्स्ट से ज़्यादा आपको मैं उसमें नज़र आऊँगा। तो सर जब आपने मुझे मोटिवेट किया इसके हवाले से कि यार ये तो तुम्हारी टाइप का सब्जेक्ट है, तो मैं तो भाई उसके बाद गियर अप हो गया और मैंने सोचा कि सर इंशाल्लाह अब तो आपकी दुआएं और आपका जो है वो सजेशन है, तो सर हम इस पे कीनली काम करेंगे और इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को डेवलप करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो आप जब बात कर रहे थे तो मुझे काफ़ी इसमें वो हो रहा था कि अभी आपने नए आने वाले टीचर्स को कहा मेहनत करें फलाना इस तरह से। टेक्स्ट में ऑलरेडी आपने सफाया किया था सारा। मतलब अब नया बंदा बेचारा कुछ भी ना करे। मतलब आपने अगर ये वाला डाटा वाला पेपर भी पढ़ाया, और मुझे पता है कि आपने एक दफ़ा अगर पेपर उठा लिया तो आपने तो फिर किसी को पास आने ही नहीं देना। क्योंकि अली इमरान जब एक सब्जेक्ट को उठा रहा है तो फिर वो सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह काम कर रहा है। सेशन के स्टार्ट पे 3 हफ्ते किसी टीचर का आ रहा है कि मैं पहाड़ों में पहुंचा हुआ हूँ, कोई दूसरे मुल्क से तस्वीरें भेज रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, और अली इमरान साहब जो है वो रातों तक बैठ के देख रहे हैं कि टेक्स्ट में चेंजेस आई हैं तो मैं अपने न्यूमेरिकल्स को अपडेट करूँ। तो जब आप इतनी मेहनत जो टेक्स्ट पे कर रहे हैं, अगर आपने उस टाइप की मेहनत इस सब्जेक्ट पे कर ली तो फिर तो फारिग हो जाएंगे सारे। नहीं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि सर हमने अपनी कोशिश करनी होती है। मेरा टारगेट अल्लाह माफ़ करे किसी टीचर को या किसी दूसरे को फारिग करना नहीं है। मेरा टारगेट स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और भी जो चाहता है कोशिश करे। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता हूँ टू द एक्सटेंड कि वो पेपर पास करे, जो जेन्युइन बात है वो ये कि मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि मैं किसी बच्चे को टॉपिक पढ़ा दूंगा तो मैंने उसको सर्व कर दिया है। मेरा टारगेट होता है मैं उस टॉपिक को इस तरह से पिच करूँ और इस तरह से पढ़ाऊँ कि वो पेपर में सवाल हल करे, उसे पेपर में हेल्प मिले। उसका जब पेपर पास होता है ना तो ये एक अल्टीमेट अचीवमेंट होती है, रादर कि मैं बस एक उसको टॉपिक पढ़ा दिया और कहा कि शाबाश ये बहुत अच्छा है, 2 सवाल करा दिए। मेरी ओपिनियन थोड़ी सी इससे चेंज है। मैंने बच्चे को जो मेहनत करवानी है या मैंने बच्चे को लेके चलना है, वो उसकी बेस से लेकर उसको आई कैप के लेवल तक लेके आना है। और मैं अक्सर ये बात क्लास में कहता हूँ कि मेरा टारगेट आप लोगों को पास पेपर करवाना नहीं है, जो पेपर आपने आई कैप में देना है मैं उसके लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। और अक्सर मैं सवाल ऐसे करवा रहा होता हूँ जो आई कैप में नहीं आए होते, बट मैं उसको असेस करता हूँ कि इस बार शायद इस टाइप का सवाल आ जाए, तो वो एक अनसीन सवाल उनको मॉक के थ्रू टेस्ट दे रहा होता हूँ ताकि वो करें और वो आने वाले पेपर के लिए तैयार हों। यही अप्रोच इंशाल्लाह जब तक टेक्स्ट में रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, इसी को ही करेंगे। मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने नहीं सोचा कि ये इससे कोई और टीचर आएगा या नहीं आएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, सबके लिए रिस्क का वसीला बनाए। हम कौन होते हैं किसी के बारे में कहेंगे भाई कोई आए या ना आए, सब आए सब काम करें। वी आर देयर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स। हम पॉजिटिवली काम करेंगे, मेहनत करेंगे कि उनको हेल्प करें, उनका पेपर पास हो। सर जी, जैसे मैंने कहा कि इस पॉडकास्ट में मैं एक थोड़े से डिफरेंट व्यू के साथ आऊँगा, तो मुझे नहीं लग रहा, आपने बात तो बड़ी अच्छी कर दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने तो फड़का फुड़कू देना है। क्योंकि नंबर वन, हज़ारों बच्चे आपसे टेक्स्ट पढ़ के गए हुए होंगे आगे।
अब जब उनको अपना ही फेवरेट टीचर जिनसे उन्होंने टेक्स्ट पढ़ा है वो नज़र आ रहा होगा डाटा के पेपर में, तो एक तो वो बच्चा आपकी तरफ आएगा। फिर दूसरा वो तमाम लोग जो मानते हैं कि टेक्स्ट जो कि ट्रिकी पेपर है उसको आप एक बेस से लेके चलते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, तो आईटी विच इज़ प्रिज्यूम टू बी खुश्क, हमारे पास 70-80% बच्चा गांव से आता है, छोटे शहर से आता है, उसका बहुत ज़्यादा विजन नहीं होता आईटी को लेके। तो अगर आपने इस बच्चे को जिसको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है उसको अगर बिल्कुल बेस से पकड़ा, एक इंटेलिजेंट बच्चे को तो समझाना आसान है, लेकिन आप जिस तरह के स्टूडेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो अगर आपने इस बच्चे को बेस से उठा के बहुत आगे तक ले गए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने आराम से ही कर सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे कहेंगे सर ये पेपर आप देखें, इसका कुछ पोर्शन आप पढ़ाएं, तो मैं कहूँगा यार मुझे आईटी का शौक है, या मैं जो है ना वो थोड़ा सा शायद बहुत ऊपर के लेवल पे खेल रहा हूँ, मुझे ये नहीं अंदाज़ा होगा कि बच्चा तो बिल्कुल बेस पे बैठा हुआ है। आप चूँकि स्टूडेंट लाइफ में भी वो वाले बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके चीज़ें इकट्ठी करके नोट्स बना रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है, जिसने हमेशा इंटेलिजेंस के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग को भी जहन में रखा। तो आप जब हार्ड वर्किंग को जहन में रखेंगे और बच्चे को टारगेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में कि वो बच्चा जो कि इंटेलेक्चुअली डाउन है वो भी आपके पास आएगा, जो मेहनत करना चाहता है वो भी आपके पास आएगा, और जो आपसे टेक्स्ट पढ़ के गया है वो भी आपके पास आएगा, और जो आपसे दोबारा से टेक्स्ट पढ़ के गया है, आपने टेक्स्ट में कमी छोड़ी है। पाकिस्तान में जो आईकेएफ में अपीयर हो रहे होते हैं, मुझे याद है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट पहले कहा था कि सर आईकेएफ में इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, आईकेएफ के इतने बच्चे पास हुए हैं, सर मेरे बच्चे इतने पास हुए हैं, यानी कि आईकेएफ में टोटल पास होने वाले का 25% अगर अकेला अली इमरान से पढ़ रहा है तो बस फिर छुट्टी है। सर जी आपने जो है ना कि कितना कमाना है वो खुदा को खौफ करे, कितना कमाएंगे सर असल में मुझे लगता है ये कमाने से ज़्यादा पैशन की रेस है। एक मुझे लगता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को सोचना शुरू करता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर आप उस बेसिक लेवल से खुद सोचना शुरू करें तो आसान है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने किसी को ये समझाना होगा कि रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, तो मैं उसे कभी भी कंप्यूटर की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं उसे एक खोखे की एग्जांपल दूंगा जिसमें एक दुकानदार जब कोई सेल करता है तो एक पर्ची पर लिखता है कि मैंने इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, और वो शाम को वहां से कैलकुलेट करता है। ये वो वाली एग्जांपल है जो बच्चा जितने भी बैकवर्ड गांव से आया होगा वो इस चीज़ को समझेगा। और जब मैं उससे वहां से लेकर चलूंगा और फिर बताऊंगा कि भाई यहाँ से चलते हुए फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में फिर सॉफ्टवेयर आए, सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग सिस्टम इस तरह से डेवलप हुए, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा जहाँ से भी आया होगा वो जो बेसिक सेंस रखता होगा इंशाल्लाह वो मेरी चीज़ को पिक करेगा और समझेगा। मैं वैसे मेरे अंदर की बात है, मैंने कभी बताई नहीं किसी से, आज बैठे हैं और गपशप इतनी दिल की हो रही, तो मैं आपसे बताऊँ सर, मैं ना हमेशा ये एज्यूम करता हूँ कि मैं एक मैट्रिक पास बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इसने कुछ पढ़ा हुआ है, इसको कुछ आता है। मैं इवन अकाउंटिंग पीआरसी में पढ़ के आया हुआ, इकोनॉमिक्स पीआरसी में पढ़ के आया हुआ। एक बार कहता ज़रूर मुझे पढ़ा था ना पीआरसी में, मगर मुझे तसल्ली नहीं होती। मेरा अपना मानना है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट मैं खुद कवर करूँगा। मैं ये एज्यूम ही नहीं करता कि उसने इकोनॉमिक्स पीछे पढ़ के आया हुआ तो ठीक है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ के उसने उधर पढ़ लिया, नहीं, मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। मैं मानता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है मैं बच्चे से उसके बारे में पूछ सकता हूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया मैं नहीं पूछ सकता। सेम गोज विद द अपकमिंग सब्जेक्ट। मेरा अपना मानना है कि सर जिस अप्रोच से मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, मैंने ये एज्यूम ही नहीं करना कि उससे पहले उसको आईटी का या टेक्नोलॉजी का कुछ पता है। हमने तो बेस से बच्चे को उठाना है और कागज़ पेंसिल जिसके बारे में उसको पता है वहाँ से शुरू करना है, उसको सिस्टम में लाकर सिस्टम की वीकनेस ही समझा के इस काबिल करना है इंशाल्लाह क्या है कि आपके पेपर में बैठे और पास होके बाहर निकले। ज़बरदस्त। पता मुझे क्या नज़र आ रहा है, 10 साल पहले वाला अली इमरान तकरीबन उसी तरह से एक एनर्जी है कि सर जी मैंने पेपर को पकड़ना है और मैंने सोचना ही नहीं है, मैंने आग लगा देनी है विद दिस पैशन। कोई भी पेपर हो, और ख़ासतौर पे जब पेपर भी आपकी पसंद का आ जाए। अब ये आपने बैठ के शायद दुआ की थी किसी टाइम पे कि चलो मैं वाईटी वाला फाइनल वाला पेपर पढ़ाना चाहता था, वाईके अपने ख़त्म कर दिया, तो या अल्लाह जल्दी से जल्दी कैफ में भी कोई ऐसा पेपर भेज। मुझे लगा ये आपको कोई दुआ कबूल हुई है या कोई अच्छे कर्मों का वो है। मेरे ख्याल में शायद आपने किसी दिन अपनी बेगम के साथ जो है ना कुछ अच्छे तरीके से अच्छी बात कर ली होगी, शायद उसका सिला है। क्योंकि अभी तक गुफ्तगू में ना बेगम सिर्फ एक थोड़ी सी देर के लिए मोटिवेशन के लिए आई थी। तो शादीशुदा अली इमरान कैसा है? क्या बीवी की बहुत ज़्यादा बातें मानता है, या बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, या घर जाता है और बस थोड़ी सी बातें करके सो जाता है और अगले दिन दोबारा उठ के दोबारा काम के, सुबह भी आप कॉलेज में, रात भी आप कॉलेज में, संडे को भी आप क्लासें कर रहे हैं, तो आवाज़ार तो हो ही जाती होगी बेगम। सर इस पे कोई झूठ नहीं है कि फैमिली लाइफ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अगर आप इस लेवल पर। मैं पैशनेट हूँ अपने प्रोफेशन के बारे में, बट सर मैंने एक उस्ताद से ये सीख लिया था कि ये साइकिल में इसको लेके चलना है। आप हर रोज़ का साइकिल बना लेंगे, रोज़ शाम को आपने कुछ
इकट्ठे एक दूसरे की कंपनी में बैठना है, कुछ अपनी बातें शेयर करनी है, या आप इसको वीकली कर लें। हमने इसको वीकली नहीं किया, हमने 6 वीकली कर लिया कि 5 माह के बाद 1 माह जो है फैमिली के लिए डेडिकेटेड होता है। कोशिश होती है कि एक ऐसा ट्रिप हो जाए जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाए और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाए। अभी कुछ अर्सा पहले हम उम्रे के लिए गए हैं, उससे पहले ज़ियारत के लिए गए। तो कोशिश ये होती है कि यार अगर हम जो पैसे कमा रहे हैं, इस पैसे कमाने में भी कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिली की है, उनकी सेक्रीफाइस है, हमारे माँ बाप की है, हमारी फैमिली की है, बच्चों की है, बीवी की है। ऑब्वियसली अगर मैं रात 12 बजे तक 2 बजे तक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो ये वाला टाइम ये जो वो डिज़र्व करते हैं, और अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता हूँ तो उनका हक है कि मैं उन पर स्पेंड भी करूँ। और कोशिश होती है कि ये वाली स्पेंडिंग की जाए, और वीकेंड्स पर और फिर उसके बाद सेशन एंड पर ख़ास तौर पे कुछ ऐसे ट्रिप पर कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट ज़रूर हो जाए जिससे ये नाराज़गी कुछ कम हो जाए। ख़त्म तो यकीनन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। सही। ये तो मैं अपने फिर व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो अली इमरान जो कि एक शेख है, जो कि अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करता, जहाँ जहाँ हो सके पैसे बचाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को एक आलीशान घर में रखा हुआ है। माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी गाड़ी है आपके पास, आपने थ्रू आउट आपके घर में जाने का इत्तेफाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक लेविश लाइफस्टाइल आपने अपनी फैमिली को दिया हुआ है, और जब आपको को अकेले देखे तो वो शायद नहीं समझ सकता कि इनकी फैमिली इतने ज़बरदस्त तरीके से रह रही होगी। तो माशाल्लाह आपने उनका लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है। और ये जो 6 महीने बाद 5 महीने बाद जो आप उम्रा ज़ियारत इस तरह से ट्रिप करते हैं, जिसमें एक रूहानी तौर पर भी चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि आपने फैमिली पे स्पेंड किया, फैमिली को भी टाइम मिल जाता है। तो ये बड़ा मज़ेदार टोटका है। इसका मतलब है कि 4-5 महीने में जो आपकी कोताहियाँ कमियाँ रह गई हैं, अगर आप उस तरह से कर लें, और ऑब्वियसली डेली भी आप टाइम दे रहे हैं डिफरेंट तरीके से, तो गुड है। इसका मतलब है कि आपने फैमिली लाइफ बैलेंस रखी हुई है। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप है, कुछ अर्से पहले एक ट्रिप ऐसा हुआ रूहानी, उसमें मैं भी आपके साथ था। तो हम एक मुल्क में मौजूद थे, ईरान में मौजूद थे ज़ियारत पे, और अचानक से ईरान ने मिसाइल चला दिए इसराइल की तरफ। एयरपोर्ट बंद हो गया। अब बड़े भागते दौड़ते जनाब हम वहाँ से निकले हैं, और हम जो है पहुँचे पाकिस्तान। लेकिन 2 बड़े मज़े के वाक़यात हैं बीच में। एक वाक़या ये कि जब पाकिस्तान पहुँचे तो आपने कहा कि ओहो, मैंने तो अपनी बेगम के लिए शूज़ ख़रीदने थे वहाँ से, वो मैंने नहीं ख़रीदे। तो उसके बाद क्या आपको कोई डांट पड़ी या क्या? एक तो ये सवाल। दूसरा, उस वक्त आपने जो है ना एक और एक्टिविटी की, जिससे मैं अपने यूज़र्स को आपका एक बहुत बड़ा शौक भी बताना चाहूँगा। ज़रा पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो आप शूज़ नहीं लेके गए, ये क्या हुआ? मिसाइल चल गए, कोई बात नहीं, खैर है। मतलब एक शौहर अपनी बेगम के शूज़ के लिए मिसाइलों के बीच में से गुजरता हुआ जाके और शूज़ क्यों नहीं लेके आया? सर इसका जवाब ये है कि इसकी कॉम्पनसेशन इंशाल्लाह ऐसी हो जाएगी कि जब हम दोबारा जाएंगे और शूज़ जिसके लिए लेने थे उसको साथ ही ले जाएंगे कि अपनी पसंद के शूज़ वहाँ से ले लें इंशाल्लाह। इसकी कॉम्पनसेशन इससे कम पे मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब जो है ना, अब जो मामला है ये तो मुझे कैमरे की तरफ मुंह करके बात करनी पड़ेगी। पता नहीं ये पैटर्न पॉडकास्ट कैसे होता है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा इसमें एक्सेप्शन क्रिएट करूँगा। ईरान में मौजूद है, मिसाइल ईरान ने चला दी हैं, हालत जंग है, एयरपोर्ट सील हो चुका हुआ है। टेंशन ये है कि पता नहीं फ़्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, और ये समझ आ रहा है कि 2 दिन में शायद बॉर्डर भी बंद हो जाए और हम ईरान से बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। अब हम ईरान में ब्लॉक हो चुके हुए हैं। अचानक से पता लगता है कि एयरपोर्ट उन्होंने ओपन किया थोड़ी सी देर के लिए, और सिर्फ एक फ़्लाइट को जाने की इजाज़त है, इत्तफ़ाक़न वो हमारी फ़्लाइट है। अब ऐसे में डर ये है कि जल्दी से जल्दी पहुँचें, अगर पता नहीं वो फ्लाई करें ना करें। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि फ़्लाइट करनी है, अब हम सुबह से बड़ी टेंशन में, रात में मिसाइल चल गए, पूरा सुबह परेशान है, हमने जाना था नहीं जा पा रहे। जब इजी हुए हैं तो अली इमरान साहब ने कहा सर एक ज़रूरी काम करना है। अब मैंने सोचा कि शायद जो है ना कोई बहुत ज़रूरी काम इस टाइम पे, कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट लेने होंगे, कोई और सोच रहे होंगे कि अच्छा एयरपोर्ट पे क्या होना चाहिए। तो अली इमरान साहब ने एक बंदे से रब्ता करके पूछा, यार अच्छा खाने वाली कोई जगह बताओ, मैं जो है ना ईरान से निकल रहा हूँ तो जाते जाते ना एक मज़ेदार सा खाना खाना है। तो यहाँ मैं लोगों को ना आपकी एक साइड दिखाऊँ। आपने क्लासेस में एग्जाम्पल्स तो बहुत दिए हैं खाने की, लेकिन वो अली इमरान जो कि बिज़नेस की तबीयत रखता है, शेख है, एक अच्छा टीचर है, एक बड़ा मेहनती इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है बड़े अच्छे अच्छे खाने खाने का। ये खाने का क्या शौक़ है, ये क्या चक्कर है? सर बचपन से ही ऐसे रगबत हो गई, एक चीज़ खा रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, उससे इम्प्रूव्ड खा रहे हैं तो समझ आ गई कि यार ये वाला वर्जन बेहतर है। और शुरू ये शवारमे से हुआ, फिर शवारमा खाया, भाई नहीं इसका नहीं अच्छा, इसका अच्छा है, फिर ये वाला नहीं अच्छा, वो जो दूर है वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर वो खाने के लिए बाकायदा मेहनत शुरू कर दी कि यार, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप ये पूछें कि चने कहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं शायद आपको लाहौर में 10 जगह बता दूँ मुख्तलिफ। तो बाकायदा उसके लिए मेहनत शुरू कर दी, शौक़ खाने पीने का शौक़ हो गया।
और फिर वक्त गुजरते गुजरते एक ऐसा वक्त भी आ गया जब खाने पीने के लिए खतरा मोल लेना भी कोई मामूली बात बन ये जो आपने बात की है, मैं उस वक्त सिचुएशन की ग्रेविटी को इतना नहीं समझा था। और मुझे एयरपोर्ट से मैंने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये फ़्लाइट 2 बजे चलनी है, 2 बजे आप वहाँ पहुँच जाएं, फ़्लाइट 5 बजे की होगी। उस वक्त बजे थे 12। तो मैंने सोचा ये 2 घंटे में क्या काम ऐसा हो सकता है जो बहुत ही ज़बरदस्त हो और एक फेयरवेल हो जाए ईरान से वापसी पर। तो मैंने आपको कहा कि आप सर जी खाना खाने मैंने कहा चलते हैं, आ जाएं खाना खाने। तो आपने मेरे तो बड़ी हैरत से देखा, लेकिन उस वक्त मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा यकीनन किसी और बात पे हैरत होगी, भूख तो सर को भी लगी और मुझे भी लगी, हम खाना ही खाने चलते हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान खाने की आइटम पे रखा कि कौन सी सेलेक्ट करनी है, कहाँ खानी है, और आपकी परेशानी को ज़्यादा गौर नहीं किया या उसको कंसिडर नहीं किया। फिर जब हम खाना खा चुके और जब हम खाने की टेबल पे बैठे तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ऑर्डर करूं आपके लिए, तब भी आप बड़े हैरान थे कि देख लें जो भी ऑर्डर करना करते हैं। खैर मैंने एक आइटम आपके लिए भी ऑर्डर कर दी, ये सोच के कि मैं खाऊंगा और ये नहीं खाएंगे तो ये भी बड़ा मसला हो जाएगा। उसके बाद हम वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर रूटीन जो है वो एयरपोर्ट पर टाइमली पहुंच गए। एयरपोर्ट से वो फ़्लाइट उड़ी, हम पाकिस्तान आ गए। जब पाकिस्तान आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये गुनाह कबीरा नहीं था, सगीरा गुनाह सगीरा नहीं था, ये गुनाह कबीरा था कि वो हालात जंग के हो गए थे तो मुझे फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है वो किस्मत में जो दाने होते हैं वो जहाँ पर लिखे होते हैं वो वहीं खाने पड़ते हैं, तो वो हमारी किस्मत में वहीं पे ही लिखे हुए थे और मैंने ज़रा एंजॉय करके खा लिया, आपने टेंशन में खाया। मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे मैं ठीक रहा। और अल्टीमेटली वो दोनों के लिए एक मेमोरेबल वो रह गया कि आप हालत जंग में हैं और खाना एक अच्छा ज़रूर खाना चाहिए। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद जो है ना वो खाना इज़ द बेस्ट थिंग। डाटा साइंस, डेटाबेसेस, उसके अंदर आईटी की मिक्सिंग, उसके अंदर रिस्क की मिक्सिंग एक तरफ, और एक तरफ बहुत ही मशहूर खाना जो डेली खाना हो। तो आप पढ़ाना आपको पसंद है या खाना आपको पसंद है? पढ़ा के खाना पसंद है। पढ़ा के खाना पसंद है यानी आप कहना चाह रहे हैं पहले पढ़ाना है, फिर कमाना है और फिर खाना है। यस ठीक है, कमाने की तरफ आते हैं। सर जी आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, कम्युनिटी आपकी बड़ी फ़ैन है। कॉलेज का क्या कसूर है? कॉलेज पे भी ज़रा थोड़ा सा कर्म करें, थोड़ा सा ज़रा कम पैसे चार्ज किया करें। आप तो बहुत ज़्यादा जो है ना लुट जा देते हैं। हर बंदे को यही लगता है कि कॉलेज बहुत कमा रहा है और वो इसीलिए ही ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करने के चक्रों में होते हैं। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि हम जिन लोगों को पैसे चार्ज करने होते हैं उनका फोकस ये है कि टीचर ज़्यादा कमाएं। तो सर अल्लाह का शुक्र है हम तो कुछ नहीं कहते, जो आप कहते हैं हम मान लेते हैं। ये मासूमाना सा जवाब है। नहीं माशाल्लाह, जिस लेवल की आपकी ग्रोथ है, बल्कि बीच में आप एक और जगह पे थे और फिर वहाँ से स्विच करके आए, तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन क्योंकि आप बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे थे वहाँ। तो मतलब आप फिर स्विच करके आप क्या लॉन्ग टर्म में चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देख रहे थे? व्हाट वाज द मेन विजन? सर मैं अपने इदारे में आ रहा था, उसका क्या जोड़ हो सकता है? आप किराए के आलीशान घर में रह रहे हो और आपका अपना घर छोटा हो लेकिन आपका अपना हो, तो क्या मुकाबला हो सकता है? तो वहाँ पे मैं किराए पे था, यहाँ पे अपने घर में हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैच बनता है किसी पैसे से, किसी चीज़ से, किसी कंफर्ट से। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मुझे ये सारी बातें नहीं पता, मुझे ये पता है कि वो किराए का था, ये अपना है। ज़बरदस्त। नहीं, ये तो बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने डे वन पे आके कहा था कि आई कांट सी अ कॉलेज जो कि आप चला रहे हो और मैं वहाँ साथ नहीं खड़ा। तो आप डे वन पे साथ थे, हालांकि फाइनेंशियली आप एट लॉस थे, चीज़ें ज़ाहिर है अभी डेवलप होनी थी यहाँ, लेकिन माशाल्लाह से आपने कुछ टैक्स इतने बच्चों को पढ़ाया कि आप तो उस पॉइंट पे तो पहुँच गए। और अभी डाटा के पेपर के बाद जो है ना वो तो अब आपने लुट मचा देनी है। तो इंशाल्लाह ताला आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट पेपर और वो सारी चीज़ें। लाइफ के बारे में थोड़ा सा, या बच्चों से, एक बच्चे को सिर्फ 3 नसीहतें आपने करनी है और 3 नसीहतों से वो उसकी गेम चेंज हो जाए, क्या है वो 3 नसीहतें? पॉइंट नंबर 1, रोज़ का काम रोज़ करे, जो भी हो जाए रोज़ का काम रोज़ करे। पॉइंट नंबर 2, सोच समझ के अपना टारगेट रखे और फिर उसको परसू करे। दरम्यान में उसे लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेफ्ट राइट नहीं, उसके पीछे पड़ जाए, उसको परसू करे। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म गोल्स को इग्नोर करे लॉन्ग टर्म फायदे के लिए। जो चीज़ लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देती है उसको करे, शॉर्ट टर्म में उसको अगर थोड़ा सा कम फ़ायदा भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करे, चूँकि उसने लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बनना है। मैंने पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा है सर,
इतनी बातें इतने लोगों से, ये सारे ग्रेड्स से हमारी कम्युनिटी के, और मैं यकीन माने मैं एम 100% श्योर कि ये पाकिस्तान के ग्रेड्स हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की सबसे मुश्किल क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है और पाकिस्तान की सबसे मुश्किल फील्ड में टॉप पोजीशन पे हैं। तो ये सिर्फ सीए की क्रीम नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रीम है। और जब आप इनसे डिस्कस करते हैं और इनका विजन देखते हैं तो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बड़ा इंप्रेस होते हैं। मैं एक एक बंदे से मिला हूँ, एक एक बंदे, और यकीन माने मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि यस, ये सिर्फ इट इज़ अ मैटर ऑफ, ये हर बंदा अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कमाल रखता है तो यहाँ तक पहुँचा है। इवन पाकिस्तान लेवल पर ये लोग जो जितनी तरक्की कर रहे हैं, आपके सीए प्रोफेशन नीचे नहीं आ रहा, इसके पीछे इन सारे बड़े लोगों का हाथ है जिन्होंने अपने आपके प्रोफेशन को संभाला हुआ है। ये जो लीडिंग रोल में हैं, हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, एनआरसी के मेंबर्स हैं, इनके साथ बातचीत करके पता चलता है कि ये वाकई प्रोफेशन को पे बैक करना चाहते हैं, ये ड्रामेबाजी नहीं कर रहे और वाकई करते हैं और पैसे भी नहीं लेते। यार जो बंदा अपनी फॉर्म में, उसे पता है मैं 2 घंटे में 2 लाख कमा सकता हूँ, वो आई कैप में 4 घंटे 6 घंटे काम करता है, सर भी कमाता है, थक भी जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलना होता। तो भाई पूछते हैं भाई क्यों कर रहे हो, कहते यार कम्युनिटी को पे बैक करना है। मुझे ये लगता था कि शायद ऊपर कहीं लिंक होंगे, किसको ऑडिट मिल जाएगा, किसी को काम मिल जाएगा, कोई दरमियान में इसका अपना मकसद होगा, लेकिन नहीं है सर। जेन्युइनली ये लोग सिंसियर टू द प्रोफेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आई एम वेरी श्योर कि आई कैप का प्रोफेशन बहुत सेफ हैंड्स में है। और जो ये कहते हैं कि सीए की वर्थ कम हो रही है या हो जाएगी, नहीं होगी, ये बहुत आगे की चीज़ें। ज़बरदस्त। आज जब आप आए हुए हैं और आप बिजनेस पे भी गहरी नज़र रखते हैं और बच्चों को भी सोचते हैं, एक बच्चे के पास 1 लाख रुपया है, क्या 2-3 बिजनेस कर सकता है वो? वो अपनी स्किल डेवलप करे, जो काम चाहे कर सकता है। हमारा कम्युनिटी का मसला है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख से क्या करूँगा। मैं कहता हूँ वो 1 लाख रुपए बाद में है, पहले तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ात है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारी लगन और जोश है, उससे सीखो। जब तुम सीख के कोई स्किल डेवलप कर लोगे तो कोई काम भी कर सकते हो। आप एक अपने अंदर स्किल डेवलप कर लें और आप अपने काम में माने जाएं, यकीन करें जिसके पास 100 करोड़ है वो भी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक अच्छी स्किल हो, जो वो खुद भी पैसा कमाए और उसको भी रिटर्न दे। तो मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए हो या ना हो, उसके पास बहुत तगड़ी स्किल होनी चाहिए, जो काम करे वो कर सकता है। वो 1 लाख से बिरयानी का बिजनेस करके पूरे पाकिस्तान में बिरयानी का नेटवर्क बना सकता है, लेकिन वो 1 लाख से बिरयानी नहीं बनेगी, बिरयानी उस स्किल से बनेगी जो उसको अटेन करनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक स्किल इंपॉर्टेंट है, पैसे अगर लाख भी ना हो तो भी चलेगा। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की। अब ज़ाहिर है क्योंकि टाइम भी कम है, पॉडकास्ट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब आपको वो फील हो रहा होगा जो हम मेहमानों को फील होता था कि आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं और सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम होती है। तो तकरीबन क्लोजिंग की तरफ आते हैं। ये जो मीट द लेजेंड्स है और ये जो एक पूरा थीम आप लेके चल रहे हैं, टू मी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ट्रू फेस दिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे बच्चे देखते हैं जी सीए ख़त्म हो रहा है, फलाना है, फर्म पता नहीं बुरा होता है, ट्रेनिंग अच्छी चीज़ नहीं है। आपके पास जितने गेस्ट आते हैं माशाल्लाह से बिग 4 के लोग आए, इंडस्ट्री के टॉप लोग आए, आपने टीचिंग के अंदर टॉप क्रीम उठाई, उनसे वो किया। और अगर फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने पाए की हैं, फर्म वाले हैं, आप हर तरह के लोगों को बुलाए और आपने सीए का एक पॉजिटिव बताया है, ये टू मी है। बट पहली दफ़ा ज़रा हम मीट द लेजेंड के जो बानी हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मीट द लेजेंड। और अब जितना रिमेनिंग टाइम है आप मीट द लेजेंड के बारे में बताएं कि ये लोगों को कैसे एम्पावर कर रहा है या ये हमारी कम्युनिटी को इस वक्त कैसे डेवलप कर रहा है। सबसे पहले जो इसका असल थीम था वो था पॉजिटिव इमेज ऑफ सीए को, जो है ना वो दिखाना लोगों को कि सीए एक पॉजिटिव चीज़ है। सर अगर आप एक हारे हुए बंदे से पूछेंगे ना कि दुनिया कैसी है तो वो कहेगा दुनिया बहुत जालिम है, गंदी है, मुझे हरा दी है, मैंने जीतना था। सर जीते हुए बंदे से पूछें दुनिया कैसी है, वो आपको बताएगा कि इस दुनिया में बड़ी उम्मीद है, इस दुनिया में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर बंदा जीत सकता है। सर मैंने जितने लोगों को बुलाया ये सारे जीते हुए लोग हैं और जब इनसे बात करते हैं तो ये आपको अपनी बातों में एक उम्मीद दे के जाते हैं। ये उम्मीद मैं अपने प्रोफेशन वालों को देना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ जो लोग इन मंजे हुए लोगों को, इन इस्टेब्लिश्ड चार्ट अकाउंटेंट्स को देखें और ये असेस करें, गेज करें कि भाई इस प्रोफेशन में भी जान है। मैं जितने लोगों से मिला ज़्यादातर ने कहा सीए तो मिलते ही नहीं है। अब आप एक हारे हुए बंदे से पूछेंगे यार सीए के बाद जॉब मिल जाती, वो कहते कुछ भी नहीं, ड्रामेबाजी है, नहीं मिलती। सर ये स्टोरी नहीं है, आप जी रहे हैं, आप जीते हुए को देखें। जीता हुआ बंदा आपको बताएगा
कि मैं कैसे जीता और आप कैसे जीत सकते हैं। हारा हुआ बंदा ना वो खुद जीतता है और वो दूसरे को भी कहता है कि भाई सारों ने हार नहीं है, तुम भी छोड़ो। मेरा मानना ये है। मीट द लेजेंड्स में मैंने कोशिश ये की कि मैं मैक्सिमम एरिया कवर करूं। मैंने टीचर्स को कवर किया, मैंने फर्म्स के पार्टनर्स को कवर किया, मैंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ में जो लोग हैं उन लोगों को कवर किया, मैंने फीमेल चार्ट अकाउंटेंट्स को कवर किया, मैंने काउंसिल मेंबर्स को कवर किया, मैंने एनआरसी के मेंबर्स को कवर किया, मैंने पास्ट प्रेसिडेंट को कवर किया। मैंने कोशिश ये की कि जो बाहिजाब ख़वातीन हैं उनके लिए क्या आइडियल है उसको कवर किया। मैंने देखा कि जो लोग अब मॉडर्न है उनके लिए क्या आइडियल है उसको कवर किया। मैंने दाढ़ी वाले लोगों को बुलाया जो लोग दीन के साथ से ये करना चाहते हैं, उनको कवर किया। मैंने ऐसे लोगों को बुलाया जो कि रिलेटिवली मॉडर्न है और आज के दौर के मुताबिक चलना चाहते हैं, उनको कवर किया। मैंने कोशिश किया इस एपिसोड में हर तरह का फ्लेवर स्टूडेंट्स को मिल जाए ताकि वो जो जिस टाइप का बच्चा है उसको वैसा मसाला मिल जाए। ज़बरदस्त माशाल्लाह सर। तो हम दोबारा मिलें इंशाल्लाह ताला एक और पॉडकास्ट में, जो नेक्स्ट आपका सीज़न आए उसका लास्ट पॉडकास्ट भी मैं अभी से आपसे बुकिंग करा लेता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया, ये सीट पे आके तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने शुरू में कहा था कि शायद ये पहला और आखिरी हो, इस सीज़न का पहला और आखिरी। मैं अपने जुमले को रिवाइज कर लेता हूँ। तो हम दोबारा इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न में मिलें तो शायद मैं भी थोड़ा सा अपनी होस्टिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरे ख्याल में जो एंड पे आपने इंट्रोडक्शन कराया है कि आपका जो प्रोग्राम था इसके क्या फ़ायदे हुए हैं, तो उसके बाद कोई भी और सवाल ना बड़ा फीका सा पड़ जाएगा। द लास्ट आंसर वॉज सो कम्प्रीहेंसिव कि उसके बाद जो है ना अब सिर्फ इजाज़त ही लेनी बाकी बच जाती है। अब ज़ाहिर है मुझे क्लोजिंग बहुत अच्छी करनी तो नहीं आती, लेकिन गालबन कैमरे की तरफ देखना होता है और शायद उसमें कहना होता है कि आज हम फिर जो है ना वो सर अली इमरान साहब से मिले और सिंगल पर्सन जो कि एक बड़ा अच्छा टीचर भी है, एक फैमिली मैन है, अपनी फैमिली को इज़्ज़त देता है, फैमिली से इज़्ज़त कमाता है, एफ़र्ट करता है, जो टीचर लाइफ में आए उनका रिगार्ड करता है, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका रिगार्ड किया, कम्युनिटी को पे बैक करता है, पॉजिटिविटी फैलाता है और सबसे इंपॉर्टेंटली एक बड़ा हार्ड वर्किंग किस्म का आदमी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के एक थोड़ी रिलैक्स ज़िंदगी गुजार सकता है। बट एक कम्युनिटी उसे नज़र आ रही है जिसके लिए उसने एज अ टीचर काम करना है, एज अ मेंटोर काम करना है। तो वी आर फुली ऑनर्ड के सर ने हमें टाइम दिया और ये हमारे साथ पॉडकास्ट किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक और पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो नाइस ऑफ यू सर। मेरे लिए पॉडकास्ट में आने से बड़ी जो ऑनर है वो ये है कि सर आप मौजूद थे एज ए होस्ट। इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता कि आपका उस्ताद, आपका मेंटोर आपको एज ए होस्ट आपके साथ मिले, आपके साथ बैठे और आपकी सर्विस को और आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करें। अगर आपका उस्ताद ही कहते कि यार ये काम का बंदा है, अच्छा है, मेहनती है, पॉजिटिव है, तो सर मुझे लगता है कि सारी मेहनत उसी वक्त वसूल हो जाती है। सर आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।